देखिए, 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड और सॉलिड का एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब सिंपलेस्ट जो फार्मूला होता है, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला इसमें डिफाइन नहीं होगा क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मोलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं, कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं सॉलिड के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट का ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें आज देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे? देखिए, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या कहें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी, ठीक है। और डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम क्या करें, डेंसिटी निकाल लें यूनिट सेल की, तो क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल के वॉल्यूम, तो वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी ऑफ वन यूनिट सेल। चलिए अब देखिए, जो अगर हम बात करें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मोल एटम का या एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल n, ठीक है। तो लेट मास ऑफ n एटम्स, तो n एटम में जो मास होगा वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास, ठीक है। मान लीजिए n एटमों के अंदर मास कितना है, स्मॉल m, तो वन एटम में कितना मास होगा, डिवाइडेड बाई n। और जेड एटम, जेड क्या होती है, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, या इसे बोलते हैं रैंक, ठीक है। तो जेड नंबर में जेड एटम के अंदर कितना मास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनटू जेड। तो इतना मास हो गया किसमें, जेड एटमों में, या कह सकते हैं एक यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उन एटमों का मास, या कह सकते हैं एक यूनिट सेल का मास हो गया। ये क्लियर होगी बात। देखिए अब क्या होगा, अगर हम इसमें बात करें तो डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब किसका मास निकाल लें, एक यूनिट का मास डिवाइडेड बाय एक यूनिट का वॉल्यूम। तो एक यूनिट का मास हमने निकाल लिया कितना, m अपॉन एन इंटू जेड, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट। और एक यूनिट की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब, क्योंकि ए क्या है, साइड ऑफ यूनिट सेल। यूनिट क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे, एक क्यूब, क्यूब यूनिट, क्यूबिक यूनिट लेके चलेंगे, तो एक क्यूब का अगर हम बात करें तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, मगर क्यूब में एज क्या होती है, सब सेम होती हैं, तो एक क्यूब। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो एक यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल के वॉल्यूम, तो वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जहाँ पे एन क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और एम क्या होगा, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, वो डिपेंड करेगा कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो एटम है या मॉलिक्यूल्स है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो गया, मोलिकुलर मास इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। या ये इतने पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, मास ऑफ वन यूनिट सेल, और इसे क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। वन पिकोमीटर, अगर हम डायमेंशन ये रिलेशन देखें तो वन पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, या कह सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देखिए अब किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहा है, इन ए क्यूबिक सेल, हमारे पास कोई क्यूबिक सेल है, ए एटम्स आर प्लेस्ड एट द एवरी कॉर्नर्स। जो ए एटम है वो तो कहाँ रखा गया है, एवरी कॉर्नर्स ऑफ एटम, ठीक है। एवरी कॉर्नर्स ऑफ क्यूब के हर एक कोने पे ए एटम रखा है। बी एट द 50% फेस सेंटर्ड, बी कहाँ रखा गया है, 50% फेस सेंटर्ड पे। फेस सेंटर्ड होती कितनी है, अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड होती है 6, मगर 50% का मतलब कितनी हो गई, 3। तो 3 फेस सेंटर्ड पे क्या है, बी एटम है। वो कह रहा है सी एट द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1, और 1 के 1 पे क्या रखा हुआ है, सी एटम रखा हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए जो ए एटम है वो कहाँ रहे, अगर हम बात करें ए एटम कहाँ गया, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, और क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, मगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना कॉर्नर्स वाले एटम का, 1/8 इंटू। बी कहाँ गया है, फेस पे, और फेस कितनी होती है, 6, मगर कितनी, 50% फेस, और 50% फेस कितनी हो गई, 6 का 50% कितना हो जाएगा, 3। और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है, जो फेस पे एटम रखा होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, क्योंकि एक दीवार के अंदर जो एटम है वो 2 रूम में यूज होगा, लेफ्ट और राइट, इनटू सी। अब सी कहाँ रखा गया है, बॉडी सेंटर्ड पे, बॉडी सेंटर्ड कितना होता है, 1, और कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसका कितना होता है, 1। तो सोल्व करिए यहाँ से, अगर हम बात करें 8 से 8 तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये कितना, अगर हम इससे बात करें तो ये बी कितना हो जाएगा, 3/2, और ये कितना हो जाएगा, सी। तो ये 1, ये 3/2 और ये 1।
हम क्या कर लेंगे, इसमें एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A2 B3 और C2। यही क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा सॉलिड का, या कह सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा सॉलिड का, A2 B3 C2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इन ए क्यूबिक सेल, कोई क्यूबिक सेल है, ए एटम आर प्लेस्ड एट द एवरी कॉर्नर्स, तो ए एटम तो कहाँ गया है, एवरी कॉर्नर्स पे, एक्सेप्ट एनी टू, कोई से दो छोड़ के। तो कॉर्नर्स एटम होते कितने, 8, मगर 8 में से कह रहा है कि एक्सेप्ट एनी टू, कोई से भी दो कॉर्नर्स एटम को छोड़ के बाकी सब पे क्या रखा हुआ है, ए एटम। तो कॉर्नर्स एटम होते हैं 6, और में से 2 माइनस कर देंगे तो कॉर्नर्स एटम होते हैं 8, और में से 2 को छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो 6 कॉर्नर्स एटम पे क्या रखा हुआ है, ए एटम। बी एट द ऑल्टरनेट फेस, ऑल्टरनेट फेस कितनी होती हैं, 2। क्लियर, तो ऑल्टरनेट फेस होंगी 2, तो 2 फेस पे क्या रखा है, बी एटम रखा है, तो ऑल्टरनेट फेस सेंटर्ड। एंड सी एट द 50% एज सेंटर, सी कहाँ रखा है, सी कहाँ है, एज सेंटर पे। एज सेंटर होते कितने, एज कितनी होती है, 12 एज होती है, मगर वो कह रहा है 50% एज पे, तो 12 एज होंगी, और 12 एज का 50% कितना हो जाएगा, 6। तो 6 एज सेंटर पे कौन रखा है, सी एटम रखा है। देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमें बताना। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ समझ लो, ए तो कहाँ गया है, कॉर्नर्स पे, मगर कॉर्नर्स एटम होते हैं कितने, 8, मगर 8 में से उन्होंने कहा एक्सेप्ट एनी 2 एटम को छोड़कर, 2 कॉर्नर्स को छोड़कर बाकी सब पे क्या रखा हुआ है, ए, तो ए कितने पर आ गया जी, 6 पे। और कॉर्नर्स एटम वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है, 1/8 इंटू, बी कहाँ गया है, बी कहा एट ऑल्टरनेट फेस, ऑल्टरनेट फेस होती है 2, और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। अब सी कहाँ गया है, एज पे, एज कितनी होती है, 12, मगर 50% एज का मतलब कितनी हो गई, 6 एज हो गई, और एज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है, 1/4। एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। तो सोल्व करिए, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना, 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना बचेगा, वी बचेगा 1, और ये अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो कितना बचेगा, 3/2। तो ये तो हो गया एज इक्वल टू होगा 6/8, या इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा अगर हम इसे कट कर दें तो 3/4 हो जाएगा ये भी। चलिए यहाँ देखिए, तो अगर हम बात करें तो ए तो कितना हो गया, 6/8, वी कितना बचेगा यहाँ से 1, और सी कितना बचेगा, 3/2। ठीक, इसको हम एलसीएम से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए और सॉल्व कितना कर दें, अगर हम इसको बात करें यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, और b कितना होगा 1, और c कितना बचेगा 3/2। यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 4 एलसीएम हो गया, तो 4 से क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बचेगा 3, b हो जाएगा 4, और ये कितना बचेगा 6। अगर हम 4 से क्या कर दें इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कट के 3 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 को कट करेगा 2 बार, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये आंसर हो जाएगा। या यहाँ से देखिए जैसे ये आ गया था हमारे पास, इसमें हमने क्या करा, 8 एलसीएम आ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 12। अभी भी इसमें क्या है, अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है। सिंपलेस्ट का मतलब ये रेशो क्या होने चाहिए, छोटे से छोटे रेशो होने चाहिए, और अभी इन तीनों रेशो में क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो अभी 2 से और डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, A3 B4 और C6। देखो वही आंसर आ गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है इन ए क्यूबिक क्रिस्टल ए एटम्स आर अरेंज इन बीसीसी। ए ने तो क्या बना दिया, बीसीसी। बीसीसी कब बनता है, जब जो कंस्टिट्यूएंट्स जो एटम्स हैं वो कहाँ रखे हो, ईच कॉर्नर्स पे एंड बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो ए एटम कहाँ कहाँ होंगे, एक तो क्यूब के कॉर्नर्स पे होंगे, और एक कहाँ होगा, बॉडी सेंटर पे होगा। बी एट द एवरी एज, बी कहाँ गया, एवरी एज सेंटर, एज कितनी होती है 12, और 12 के 12 सेंटर पे कौन है, बी रखा है। सी एट द ऑल्टरनेट फेस, ऑल्टरनेट फेस कितनी होती है 2, कोई सी भी 2 ऑल्टरनेट फेस पे कौन होगा, सी। ठीक, देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है। ऑल एटम्स आर रिमूव अलोंग एनी बॉडी डायगनल, एक बॉडी डायगनल पे जितने भी एटम आते हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तब इसका क्या बताना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो देखिए अगर हम बात करें तो ए कहाँ था, बीसीसी, ए क्या बना रहा था, बीसीसी। बीसीसी कब बनता है, जब ए एटम कहाँ रखे जाए, ईच कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर। तो हर एक कॉर्नर्स पे क्या होगा, ए एटम्स होगा, और एक कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो यहाँ ए एटम होगा, यहाँ ए एटम होगा कॉर्नर्स पे, और बॉडी सेंटर पे ए एटम होगा, और बाकी कॉर्नर पे भी क्या होगा, यहाँ ए ए ए ए। तो ए कहाँ, ए क्या बना रहे थे, बीसीसी, तो वो क्या होगा, ए तो कॉर्नर्स पे था और एक बॉडी सेंटर पे था। और सी बी कहाँ था, बी था एज पे, एज सेंटर पे, ये कितनी एज होंगी 12,
और सी कहाँ है, ऑल्टरनेट फेस, दो आमने सामने वाली फेस क्या हो जाएंगी, ऑल्टरनेट फेस, उन पे क्या रखा था, सी। चलिए, अगर वो कह रहा है कि एक कोई सा भी बॉडी डायगोनल लें, तो इस बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम आए अगर उनको रिमूव कर दिया जाए, तो देखिए ये बॉडी डायगोनल खींचता हूँ, तो इस बॉडी डायगोनल पे दो तो कॉर्नर एटम आ जाएंगे, यानी कि दो तो ये आ गए कॉर्नर एटम, और एक क्या आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड पे भी ए रखा है, कॉर्नर एटम पे भी ए रखा है, और कॉर्नर एटम पे भी ए रखा, तो दो 8 कॉर्नर्स में से दो कॉर्नर एटम तो हट गए, तो 8 में से कितने बचे, 6। और एक बॉडी सेंटर्ड पे भी एटम रखा था, वो भी रिमूव हो गया, तो ये भी गया। तो सिर्फ ए कितने बचे, 6 बचे, और वो भी 6 किस पे बचे, 6 कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर्ड वाला भी गया और दो कॉर्नर्स भी गए। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे मेंटेन रहेगा, बाकी कुछ भी रिमूव नहीं होगा। तो देखिए ए कहाँ थे, एक तो कॉर्नर्स पे थे और क्या था, बॉडी सेंटर्ड पे, मगर जब बॉडी डायगोनल हमने खींचा तो कॉर्नर्स वाला दो कॉर्नर्स एटम कम हो गए, तो कितने रह गए, 6, 8 में से कितने रह गए, 6, और एक बॉडी सेंटर्ड पे जो एटम रखा था वो भी रिमूव हो गया, ठीक है, क्योंकि डायगोनल के साथ वो रिमूव हो गया। तो सिर्फ ए कितने बचे, 6 बचे, और 6 भी कहाँ बचे, कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। बी कहाँ है, एज पे है, एज कितनी होती है, 12, और एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। इंटू सी कहाँ गया है, सी गया ऑल्टरनेट फेस, ऑल्टरनेट फेस कितनी होती है, 2, और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। जो भी फेस में यानी कि दीवार पे कोई एटम रखा होता है तो वो दो एटम, दो क्यूब में यूज होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो बस सोल्व करिए यहाँ से, तो यहाँ से 6/8 आ गया, ये अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3, और ये सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करिए आप, क्या दिक्कत है, 3/4, तो ये 3/4, ये 3 और ये 1, ये 3/4, ये 3, ये 1, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो मेन फॉर्मूला क्या हो गया, A3B4, वो A3B12C4, A3B12C4। यहाँ आपने सिर्फ इसको सोल्व किया तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, 8, 8 की मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 8। अभी भी इनमें 2 कॉमन है, क्योंकि रेशो को क्या ले जाना है, सिंपलेस्ट, और सिंपलेस्ट ले जाना है तो अभी 2 से और डिवाइड करेंगे, फिर वही रेशो आ जाएगा। तो आप इसको भी क्या कर दीजिए, यहाँ भी इसको आप सोल्व कर दीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, ये 3/4 बचेगा। तो कितना रेशो हो गया होगा, ये हो गया होगा, ए तो होगा 3/4, बी कितने बचेंगे, 3, और सी कितना बचेगा, 1। अब इसमें एलसीएम कौन है, 4, 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4। क्लियर। नेक्स्ट ये कह रहा है पोटेशियम क्रिस्टलाइज, पोटेशियम क्या है, वो क्रिस्टलाइज हो गया इन बीसीसी अरेंजमेंट। पोटेशियम एटम ने क्या बना दिया, एक क्रिस्टल बना दिया, किस यूनिट सेल का, बीसीसी अरेंजमेंट का। फाइंड द मास ऑफ द पोटेशियम सैंपल, जो भी पोटेशियम का हमें टुकड़ा दे रखा है, जो भी सॉलिड का सैंपल दे रखा है, उस सैंपल का मास बताना है। फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम सैंपल कंटेनिंग इतने यूनिट सेल। हमारे पास एक पोटेशियम है, पोटेशियम ने क्या बनाया, क्रिस्टल, बीसीसी अरेंजमेंट का एक क्रिस्टल बना दिया। उस पोटेशियम का जो क्रिस्टल है, पोटेशियम का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े के अंदर कितने, इतनी यूनिट सेल हैं, मतलब उस टुकड़े के अंदर कितनी बीसीसी हैं, 3 × 10⁻24 यूनिट सेल हैं। तो इस टुकड़े का मास बताना है, इस सैंपल का मास बताना है, पोटेशियम के जो सैंपल है इसका मास। तो देखिए बीसीसी की 8 यूनिट सेल में, बीसीसी की 8 यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2। बीसीसी के लिए रैंक कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो बीसीसी जो यूनिट सेल है वो कितने एटमों से मिलकर बनी होती है, 2 एटमों से, क्योंकि बीसीसी में एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होता है। 8 जो कॉर्नर्स एटम है, एक एटम तो उनसे मिलकर हो जाता है और एक बॉडी सेंटर से, तो इसकी यूनिट सेल कितनी हो जाती है, 2। तो एक बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं जी, 2। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम देखूं एक बीसीसी यूनिट सेल में तो कितने होंगे, 2। अब इतनी यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, तो इनटू क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक बीसीसी में 2 एटम है और हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल है कितनी रखी, इतनी। तो इनटू क्या कर देंगे, 2, तो आ जाएंगे टोटल एटम। तो ये जो हमारे पास सैंपल है पोटेशियम का, इस पोटेशियम के सैंपल के अंदर टोटल एटम कितने आ गए, ये टोटल एटम आ गए, क्योंकि इतनी यूनिट सेल थी बीसीसी, इतनी बीसीसी यूनिट सेल है और एक बीसीसी में 2 एटम होते हैं। तो इनटू इसका 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6.02 × 10⁻24 एटम्स। इतने एटम हो गए उस पोटेशियम के सैंपल में। अब हम बात करें ये जो एक पोटेशियम का मास कितना दे रखा है, 39। ये एक एटम का मास नहीं होता, एक मोल का मास होता है, क्योंकि एक मोल पोटेशियम का जो मास होगा वही कहलाता है एटॉमिक मास। तो इतने एटम हैं, अब इसे मोल में कन्वर्ट करो तो इसे किससे डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से, क्योंकि
एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6 × 10⁻23 और ये है कितना? 24। तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो कितने मोल निकल के आ जाएंगे? 10। तो 10 मोल हो गए। और एक मोल का मास है कितना? एक मोल पोटेशियम का मास कितना होता है? 39। जो एटॉमिक मास है पोटेशियम का वो 39 है। एटॉमिक मास का मतलब होता है ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल पोटेशियम का मास। तो हमारे पास कितने पोटेशियम के मोल आ गए? 10। और एक मोल का मास कितना है? 39। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास आ गया उस पोटेशियम के सैंपल का। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है सीजियम सी एस क्रिस्टलाइज इन द BCC विद नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ 1.73 एंगस्ट्रॉम बिटवीन एटम्स। दो, ये कह रहा है जो CS एटम है वो क्या हो गया? BCC यूनिट सेल के साथ अरेंजमेंट हो, अरे क्रिस्टल बना दिया उन्होंने। BCC यूनिट सेल का एक क्या बना दिया? क्रिस्टल बना दिया। और ये कह सकते हैं CS ने एक क्रिस्टल बनाया जिसमें यूनिट सेल कौन सी है? BCC। और विद नियर डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है? दो एटमों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? उसे बोलते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस। कितनी होगी? 0 होगी दो एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस? नहीं, 0 कभी नहीं होती। जो डिस्टेंस है वो हमेशा नापी जाती है सेंटर से। ये दो एटम है, अगर ये दो एटम है तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी? इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? R ये और R ये। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है किसके इक्वल होती है? वो 2R के। चलिए, तो कह रहा है कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ 1.73 एंगस्ट्रॉम बिटवीन एटम्स, देन फाइंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की एज लेंथ बतानी किसमें? पिकोमीटर में। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एज लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, BCC अरेंजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो BCC अरेंजमेंट के लिए, BCC यूनिट सेल के लिए एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि A√3 वो इक्वल होता है किसके? 4R के। A√3 इक्वल होता है 4R के BCC में, क्योंकि इसमें जो कॉर्नर एटम है वो आपस में टच नहीं करते। इसमें क्या करता है? हर एक कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर एटम को टच करता है, जिससे बॉडी डायगोनल कितना आता था? A√3। और बॉडी डायगोनल A√3 वो इक्वल होता था 4R के। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? अगर मैं 2R मिनिमम डिस्टेंस निकालूं तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 2R। और यहाँ से 2R देखें तो 2/2 यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा? A√3/2। ये क्या हो गई? मिनिमम डिस्टेंस हो गई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1.73। बस लगा दो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है डी मिनिमम, तो डी मिनिमम डिस्टेंस मतलब 2R। और 2R वो BCC के केस में, BCC यूनिट्स के केस में क्या होगी? 2R इक्वल होगी √3/2, क्योंकि A√3 इक्वल टू होता है 4R BCC के केस में। तो बस यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है? 1.73। मुझे निकालना क्या है? सिर्फ A। तो बस इस 2 को इधर और √3 को इधर। ये √3 की वैल्यू होती कितनी है? 1.73 तो होती है, तो इससे ये कट गया, बस क्या बचा? 2। और ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि वो वैल्यू किस में दे रखी है? एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से जो एज लेंथ आ गई वो 2 एंगस्ट्रॉम आ गई, मगर पूछ किस में रहा है? पिकोमीटर में। अब एंगस्ट्रॉम को जब पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 की क्या कर देंगे? इसमें 100 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना? 2 एंगस्ट्रॉम है, या पिकोमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 पिकोमीटर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन ए क्यूबिक सेल ए आर प्लेस्ड एट द एवरी कॉर्नर्स। एक क्यूबिक सेल है, उसमें ए एटम कहाँ रखा गया? हर एक कॉर्नर्स पे, एवरी कॉर्नर्स। बी एट द एवरी फेस सेंटर्ड, और बी कहाँ रखा गया? हर एक फेस सेंटर्ड पे। तो ए रखा गया एवरी कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, और कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। बी एट द एवरी फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड कितनी होती है? 6, क्योंकि 6 फेस होंगी तो 6 फेस सेंटर होंगे। और फेस सेंटर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। सी एट द एवरी एज सेंटर, एज कितनी होती है? 12, और हर एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो सी क्या रखा गया? एवरी एज सेंटर्ड। Then find the simplest formula if all atoms are removed from any one phase। अगर क्या करें? एक फेज पे जितने भी एटम आ रहे हैं अगर वो सारे के सारे क्या कर दिए जाए? फेज सेंटर्ड से नहीं, वन फेज, एक फेज पे जितने भी एटम आ रहे हैं अगर उनको सबको रिमूव कर दिया जाए तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताइए। तो देखिए जी, ए तो कहाँ रखा गया? हर एक कॉर्नर्स पे। बी कहाँ रखा गया? हर एक फेस सेंटर्ड पे। और सी कहाँ रखा गया? हर एक एज सेंटर्ड पे। और उसके बाद कह रहा है अगर एक फेस, वो कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इफ ऑल एटम्स आर रिमूव फ्रॉम एनी वन फेस। एक फेस से जितने भी, एक फेस पे जितने भी एटम आ रहे हैं और उनको सबको रिमूव कर दिया जाए तब सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ। देखिए एक फेस यही तो होगी, जैसे मैं मान लूँ छत, ये छत ही तो होगी एक फेस। तो फेस के ये हर एक कॉर्नर्स पे एटम होगा, और फेस ये होंगे ए एटम। क्लियर?
और बॉडी सेंटर्ड पे एटम होगा, वो बॉडी फेस सेंटर्ड पे कौन रखे हैं, फेस सेंटर्ड पे यहाँ कौन रखा हुआ है, बी। और ये एस सेंटर्ड, कितनी एज आ रही है इसमें, 4, हर एक एस सेंटर्ड पे कौन रखा हुआ है, सी। तो अब ये एक फेस हो गई, इस एक फेस पे जितने भी एटम आ रहे हैं उन्हें रिमूव कर दो। तो ए एटम जब इसको रिमूव करूंगा तो ए कितने एटम रिमूव हो जाएंगे, ए कितने रिमूव हो जाएंगे, 4। तो ए कहाँ थे, हर एक कॉर्नर्स पे थे, कॉर्नर्स पे एटम कितने थे, 8, मगर हर एक एक फेस के ऑल एटम रिमूव कर दिए। तो कितने ए एटम रिमूव हो गए, 4 रिमूव हो गए। तो 8 थे, 8 में से 4 रिमूव हो गए, कितने बचे, 4। तो ए एटम कितने बचे, 4। ठीक। और कॉन्ट्रीब्यूशन कौन, ये ए एटम है किस पे, कॉर्नर्स पे, और कितने बचे, 4, और कॉर्नर्स वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। बात करिए बी की, बी कहाँ थे, हर एक फेस पे थी, और एक क्यूब के अंदर कितनी फेस होंगी, 6, और 6 एटम होंगे, मगर एक फेस वाला जो बी एटम है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो एक 5 6 बी में से एक बी रिमूव कर दिया, तो कितने बचेंगे, 5 बी। और 5, और फेस वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है, 1/2। चलिए, और सी कहाँ है, सी कहाँ रखे हुए हैं, एच पे। टोटल एज होती है 12, तो 12 सी एटम थे, मगर इसमें से एक फेस के ऑल सी एटम क्या कर दिए गए, रिमूव। और एक फेस पे कितनी एच सेंटर होंगे, 4, तो 4 सी एटम क्या कर दिए गए, रिमूव। तो 12 में से अगर 4 रिमूव हो गए तो कितने बचे, 8, और एज वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना, 1/4। बस खत्म हो गई बात। अब तो इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करिए, यहाँ से 4 से 8 कट करेगा कितना, 1/2, ये 5/2, और ये 8 और 4 को कट करेंगे तो कितना बचेगा, 2। अब इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, ये क्या है, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। बस यही फॉर्मूला है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इफ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर ए आर अरेंज्ड एज द एफसीसी, ए ने तो क्या बना दिया, एफसीसी बना दिया। एफसीसी मतलब, एफसीसी कब बनता है, जब एटम कहाँ रखे जाए, ईच कॉर्नर्स पे और ईच फेस सेंटर्ड पे। एफ मतलब फेस सेंटर्ड। तो ए एटम कहाँ कहाँ रखा गया होगा, 8 के 8 कॉर्नर्स पे और 6 की 6 फेस पे, तभी तो एफसीसी बनाएगा। चलिए, तो ए एटम कहाँ कहाँ हो गया, ईच कॉर्नर्स पे हो गया और ईच फेस सेंटर्ड पे हो गया। चलिए, 8 तो कहाँ होंगे, फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स 8 तो हो जाएंगे कॉर्नर्स पे, और 6 ए एटम कहाँ हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड पे। मगर दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉर्नर्स वाले एटमों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 और फेस वालों का होता है 1/2। चलिए आगे, बी एट द एवरी एज, बी कहाँ गया, एच पे, और एज होती कितनी, 12 है। तो बी एट द एवरी एज सेंटर्ड, तो 12 क्या हो गए, बी हो गए एच पे। एंड सी एट द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होता है, एक, तो एक सी एटम हो गया होगा बॉडी सेंटर पे। देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना, इफ ऑल द एटम आर रिमूव फ्रॉम एनी वन फेस। वो कह रहा है एक फेस से सारे एटम क्या कर दिए जाएं, रिमूव कर दिए जाएं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, तो फेस पे होंगे कौन कौन भैया, अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, मेरी बात समझिए, फिर वापस बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक फेस हो गई, समझते जाइए, ये एक फेस हो गई। इस फेस के ए एटम कहाँ कहाँ है, ए एटम क्या बना रहे हैं, एफसीसी बना रहे हैं। एफसीसी बना रहे हैं तो कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर्ड पे होंगे, तभी तो एफसीसी बनेगा। और एक फेस का मुझे देखना, क्योंकि एक फेस के ऑल एटम क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है। तो यहाँ भी ए हो गया, 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 और यहाँ भी ए हो गया। क्लियर होगी बात। अब क्या कह रहा है, बी कहाँ गए थे, बी गए थे एवरी एज पे, तो ये 4, इसमें एक फेस में 4 एज आएंगी, तो ये 4 बी एटम हो गए, 4 क्या हो गए, ये बी एटम। ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और यहाँ भी बी है। ठीक है। अब आगे क्या करा, सी कहाँ गया, बॉडी सेंटर पे। सी बॉडी सेंटर पे गया तो फेस पे तो आएगा नहीं, वो तो रूम के अंदर होगा। अब ये क्या करा, इस एक फेस के सारे एटम रिमूव कर दिए, तो कितने एटम रिमूव हो गए, 4 तो हो गए, एक कहाँ, कॉर्नर्स वाले, और एक क्या होगा, बॉडी सेंटर वाला। ए कहाँ थे, कॉर्नर्स पे थे, कॉर्नर्स पे कितने थे, 8, मगर 8 में से 4 क्या हो गए, रिमूव, तो 4 ए तो बचे कौन से, कॉर्नर्स वाले, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 प्लस। बाकी ए कहाँ थे, 6 ए थे फेस सेंटर्ड पे, और फेस फेस सेंटर्ड में से एक फेस सेंटर्ड वाला आइटम क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो कितने बचेंगे, 6 में से कितने बच गए होंगे, 5, और फेस वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 2। ठीक। दूसरा, बी कहाँ थे, एच पे थे, एच कितनी थी, 12, मगर एक फेस के एटम हटा दिए गए, एक फेस पे कितनी एज आ रही है, 4, तो 4 बी एटम हट गए, 12 में से 4 हट गए तो कितने बचेंगे, 8, और फिर एज वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। और सी तो क्या था, बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर वाला तो फेस पे आता नहीं, वो तो 100 का 100% वहीं रहेगा, एक ही एटम होगा और कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1 होगा। तो एक बार और समझाता हूँ,
ए ने क्या बनाया था, एफसीसी बनाया था। एफसीसी बनाया था तो ए के एटम कहाँ कहाँ रखे थे, ईच कॉर्नर्स पर रखे थे और ईच फेस सेंटर्ड पर रखे थे। कॉर्नर्स पे रखने, कॉर्नर्स पे कितने हो गए थे 8 और फेस पे कितने हो गए थे 6। तो ए एटम क्या थे 8 ए एटम तो रखे थे कॉर्नर्स पे और 6 कहाँ रखे थे फेस सेंटर्ड पे। मगर जब एक एच के ऑल एटम हमने क्या कर दिया रिमूव, तो इसमें से कॉर्नर्स वाले कितने ए एटम रिमूव हो गए 4। तो कॉर्नर्स वाले 8 में से 4 रिमूव हो गए तो कितने बचे 4। और बॉडी सेंटर्ड वाले कितने थे, हम वो फेस सेंटर्ड वाले कितने थे हमारे पास 6, और इसमें से एक हट गया क्योंकि एक फेस में एक फेस सेंटर्ड आएगा। तो एक ए एटम क्या हो गया, फेस वाला गायब हो गया। 4 तो कॉर्नर्स वाले गायब हो गए और एक फेस वाला। फेस वाले थे 6, एक गायब हो गया तो कितने बचे 5। इनको 5 और 4 को एक साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कॉर्नर्स वाले एटम है और ये फेस सेंटर्ड वाले हैं। कॉर्नर्स वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस वालों का 1/2 होता है। तो इसको अलग निकालिए, इसको अलग निकालिए, फिर उसको ऐड करिए, तब ये आएंगे टोटल ए। और ये बी हो गए और ये सी हो गए। अब इनका रेशो निकाल लो, इसका रेशो निकालेंगे तो ये सिंपलेस्ट रेशो आ रहा है 3:2:1, तो निकाल ही लोगे। और ये जो सिंपलेस्ट रेशो जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये सिंपलेस्ट रेशो में ना आ जाए। और जैसे ही सिंपलेस्ट रेशो आ गया, सिंपलेस्ट मतलब कोई भी कॉमन ना हो इसमें, और दूसरी बात फ्रैक्शनल ना हो, इंटीजर में आ जाए। तो बस इसको ए कितने हो गए 3, बी कितने हो गए 2 और सी कितने हो गए 1। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए मेटल क्रिस्टल, एक मेटल क्रिस्टल है जिसका एटॉमिक मास कितना है 50, इज अरेंज इन द बीसीसी। ये क्या बनाता है, बीसीसी यूनिट सेल बनाता है। अरेंज बीसीसी स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है क्यूब उसकी एज लेंथ कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको डेंसिटी बतानी, तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला रखिए। तो डेंसिटी होगी एटॉमिक मास इंटू जेड अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। एन कैपिटल ए बनाना चाहिए एवोगैड्रो में, नहीं तो वो सोडियम लगता है। तो एटॉमिक मास तो कितना दे रखा है 50। अब जेड क्या है, जेड होती है रैंक। रैंक मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है। तो बीसीसी में कितनी रैंक होती है 20। एक बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 2। वैसे ही पता मैंने बता रखा बी मतलब बाई मतलब 2। तो इसमें रैंक कितनी हो जाएगी 2। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2। एवोगैड्रो नंबर सबको पता ही होता है 6 × 10⁻23। अप्रोक्सीमेट रखेंगे 6.023, उसे छोड़ दो बस 6 रखो। 6 × 10⁻23। ए क्या है एज लेंथ, तो एज लेंथ कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम। मगर हमें निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर बदल दिए। एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जब इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 10⁻⁻8 का क्यूब हो जाएगा 10⁻24। ये 10⁻24, ये 10⁻23। तो जब इनको कैंसिल करेंगे तो 10⁻1 बचेगी और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10। ठीक, बस अब तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए ये 6 था, इस 2 को ये 6 में कट कर देगा। देखिए तो ये 2 इस 6 को कट कर देगा 3 बार, और ये कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 500 और नीचे 27 × 3 कितना हो जाएगा 81। इसको ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे तुरंत 80। सोल्व करते हुए इसे दिक्कत मत करना, बिल्कुल भी एकदम अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कितना 80, अप्रोक्सीमेट साइन लगा दिया। अब 80 में 0 से 0 गया तो ये हो गया 5/8, और 5/8 को अब डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एन एलिमेंट इज क्रिस्टलाइज, एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज होता है इन एफसीसी यूनिट सेल में। एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज कितना 400 पिकोमीटर। तो ये क्या बनाता है, एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी यूनिट सेल में, और उसकी एज लेंथ कितनी है यूनिट सेल की 400 पिकोमीटर। इफ मास ऑफ 24 × 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इज कितना 200 ग्राम। ये हमें किसका मास दे दिया, हमें 200 ग्राम मास दे दिया इतने एटमों का। मुझे किसका मास चाहिए होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23 एटमों का जो मास होता है वही एक मोल का मास होता है, और वही क्या कहलाता है एटॉमिक मास। एक मोल में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, या कह सकते हैं 6 × 10⁻23 एटम्स। तो एक मोल में कितने एटम होंगे 6 × 10⁻23, और उतने एटमों में जो मास होता है वही एटॉमिक मास होगा। मगर ये एटम है कितने 24 × 10⁻23, इतने एटमों का मास इतना है। तो 6 × 10⁻23 का कितना होगा, या कह लो इसमें कितने मोल होंगे। अगर मैं 6 × 10⁻23 से डिवाइड करूं तो इसमें कितने मोल निकल के आ जाएंगे 4 मोल। तो ये 4 मोल का मास कितना है 200 ग्राम है। तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, बाई क्या कर देंगे 4, तो वो कितना आ जाएगा 50 ग्राम। तो एटॉमिक मास उस एलिमेंट का कितना आ गया 50 ग्राम। एम आ गया तो बात खत्म हो गई।
देखिए एटॉमिक मास निकल के आ गया यहाँ से, और एफसीसी के लिए जेड कितना होता है 4, एफ मीन्स 4, और 4 मतलब क्या हो गया, एटॉमिक जेड कितना हो जाएगा 4। और क्या पूछ रहा है हमसे, डेंसिटी पूछ रहा है, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इन द फोरग्राम। तो बस अब तो फॉर्मूले में लगाना, देखिए कैसे लगा देंगे फॉर्मूले में, समझो। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, M एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास इंटू जेड इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू क्या होगा ए क्यूब। एटॉमिक मास कितना आ गया 50, अभी हमने निकाल लिया, क्योंकि इसमें इतने एटमों का मतलब कितने मोल है, इतने एटमों में कितने मोल होंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करिए तो कितना आएंगे 4 मोल, 4 मोल का मास इतना, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 50 इंटू जेड। जेड कितना होगा एफसीसी में जेड कितना होता है 4, और अपॉन क्या होगा एवोगैड्रो नंबर, वो तो हमें पता ही है 6 इंटू 10⁻23, और ए क्यूब, ए एज लेंथ ये दे रखी कितनी 400 पिकोमीटर, इसे किस में ले लेंगे सेंटीमीटर में। तो पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, इसका क्या लेना है क्यूब। बस अब तो सोल्व कर दोगे, सोल्व करने का काम है। और भी एक तरीका है, और तरीका क्या है, इसकी एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, इसकी एक यूनिट सेल में 4 एटम होंगे, 4 एटम होंगे, और 4 एटम अगर हम बात करें तो ये क्या कह सकते हैं, एक यूनिट सेल का मास है पूरा, क्योंकि एक मोल का मास हो गया किसका, इसका हाफ, तो इसमें कितने Z4 हैं, तो एक दूसरा रंग भी है। वैसे आप बोर्ड एग्जाम में करोगे तो इसके थ्रू जाइए, बिल्कुल सिंपल। देखिए और एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वैसे आप तो उसी से जाएं बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे फॉर्मूले से। एक और तरीका है, इतने एटमों का मास कितना था 200 ग्राम, तो इतने एटमों में कितने मोल हैं 4 मोल है, और एक मोल में, और जो हमारे पास कौन सी यूनिट है एफसीसी के एक यूनिट सेल में भी कितने एटम होते हैं 4। तो ऐसे कह लो कि इसमें क्या होंगे, इसमें 4 मोल हो गए, और 4 मोल का मतलब अगर ये 4 एटम होते तो 4 एटम में होता एक एफसीसी, क्योंकि 4 एटमों से मिलके बनता एक एफसीसी यूनिट सेल। अगर ये 4 मोल है तो 4 मोल से क्या बनेंगी, 4 मोल से बनेंगी 4 मोल एफसीसी यूनिट सेल। आगे बात समझ में। तो अगर बस यहाँ पे क्या है एटम है, और ये कितने, अगर ये 4 एटम होते, 4 एटम में एक एफसीसी बनता, और ये 4 मोल है, तो 4 मोल में क्या बनेंगे एन क्या हो जाएंगे क्रिस्टल मतलब एफसीसी, तो इतने एफसीसी बनेंगे। तो इतने एफसीसी का जो एन एफसीसी का जो मास है, एन क्रिस्टल का मास हो गया ये, तो इसे सीधा क्या बोल देंगे एन क्रिस्टल का इतना मास हो गया। एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 4 मोल है, और एफसीसी की एक यूनिट सेल में भी कितने होते हैं 4 एटम, तो इसे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं 1 एन बोल सकते हैं। तो 1 एन क्रिस्टल में कितना मास होगा, 1 एन एटम नहीं है क्रिस्टल है मतलब एफसीसी, तो 1 एन या कह सकते हैं 1 मोल क्रिस्टल में। देखिए यहाँ पे कितने एटम, अगर ये 4 एटम होते तो 4 एटम का मतलब होता 1 एफसीसी, पहली बात। अगर अब ये है कितने 4 मोल, तो 4 मोल में क्या होगा 4 मोल एफसीसी होगा, 4 एफसीसी नहीं होंगे 4 मोल एफसीसी होंगे, क्लियर। 4 मोल एफसीसी, और 4 मोल एफसीसी में क्या होगा, देखिए 4 एटम से मिलकर बनती है कितनी, 4 एटम से मिलकर बनती है एक एफसीसी, तो 4 मोल से, 4 एटम से एक एफसीसी, तो 4 मोल से बनेगी 1 मोल एफसीसी। यहां समझो 1, अगर हम बात करें 4 एटम से क्या बन रहा है 1 एफसीसी यूनिट, 1 सिर्फ 1। और इसमें अगर यहाँ पे क्या ले लूँ, एटम की जगह क्या ले लूँ मोल, तो वहां भी 1 एफसीसी की जगह क्या आ जाएगी 1 मोल एफसीसी आ जाएगी, 1 मोल एफसीसी। और 1 मोल का मतलब एन एफसीसी, एक मोल में कितने एटम होते हैं या कितने पार्टिकल्स होते हैं एन, तो इतनी एफसीसी यूनिट सेल बन जाएंगी कितनी एन। तो एक ये जो मास हो गया 200 ग्राम, ये एन एफसीसी का मास हो गया, तो एन एफसीसी एन क्रिस्टल का मास कितना है 200 ग्राम, तो एक क्रिस्टल का मतलब एक एफसीसी यूनिट सेल का मास, एक एफसीसी, तो 1 एफसीसी 1 क्रिस्टल का मतलब 1 यूनिट सेल का मास, तो 1 यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसका मास हो गया एक यूनिट सेल का मास। और डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो किसका मास एक यूनिट सेल का मास, एक यूनिट सेल का मास कितना हो गया 200 अपॉन एन, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब। तो देखो वहीं से वही बात आगे निकल के, अगर जब आप सोल्व करोगे तो कुल मिला के वही बात निकल के आ जाएगी। चलिए खैर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है आयरन सो द एफसीसी क्रिस्टल, आयरन क्या दिखा रहा है एफसीसी क्रिस्टल बना रहा है।
however heating above 900 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स सो BCC। FCC जो एटम है वो इनिशियली क्या दिखा रहा था, FCC यूनिट सेल। एफ जो आयरन एटम था वो क्या है, FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज था, मगर उसको हीट कर दिया और हीट करके जब उसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो उसने यूनिट सेल बदल के क्या हो गई, BCC हो गई। अब वो BCC एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है BCC स्ट्रक्चर इफ एटॉमिक रेडियस रिमेन सेम, जो एटम यूज हो रहा है Fe का, अगर उस एटम की रेडियस हीटिंग करने से इफेक्ट नहीं हो रही, एट रेडियस को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, देन फाइंड द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो F की डेंसिटी रेशो बताना है, आयरन की डेंसिटी रेशो बताना है, कब, जब वो FCC यूनिट सेल बना रहा था और जब वो BCC बना रहा है। तो देखिए हमें डेंसिटी रेशो निकालना है किसका, Fe एटम का, और कब, जब वो FCC था, और दूसरा जब वो BCC बन गया। तो FCC की डेंसिटी डिवाइडेड बाय BCC की डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या है, Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यू, दिस डिवाइडेड बाई, ये तो क्या हो गया FCC का, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, BCC। जब डिवाइडेड करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट n ने, ये वाला ऊपर और m वाला नीचे। ये किसके लिए है, ये तो हो गया किसके लिए, BCC के लिए, और ये किसके लिए हो गया, FCC के लिए, ठीक। अब इसमें n से n कैंसिल, और क्या होगा, m से m कैंसिल, क्योंकि एटॉमिक मास तो सेम ही है, m से m कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया। z कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इस FCC में z होता है 4 और BCC में z होता है 2। ए क्यूब भी कैंसिल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस ही तो सेम रही है, एटम की रेडियस सेम रही है, एज लेंथ सेम थोड़ी होगी, क्योंकि एज लेंथ का जो रिलेशन है और रेडियस का जो रिलेशन है वो FCC के लिए कुछ और होता है और BCC के लिए कुछ और होता है। क्या होता है जरा समझो। तो यहाँ से n ने कैंसिल हुआ और m कैंसिल हुआ, क्या बचा, एक तो z बचा, z अपॉन z, ये z किसका, FCC का, और ये z किसका, BCC का, और ये a उल्ट रिवर्स हो जाएगा, ये a क्यूब किसका, BCC का, और ये a क्यूब किसका, FCC का। बस ये वैल्यू निकाल लो, ये आंसर होगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो पहले हमें रेडियस ने सेम बता रखी, तो इस एज लेंथ को किस में कन्वर्ट कर लो, रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखिए तो अगर मैं बात करूं BCC के लिए, तो BCC के लिए क्या है, एक रिलेशन बताया था कि a√3 इज इक्वल टू क्या होता है, 4r। BCC में a√3 इज इक्वल टू होता है 4r। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे, तो 4 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया a√3 a अपॉन 4, और ये a कौन सा, BCC वाला। अगर हम बात करें तो यहाँ से a निकल कर आ गया जी, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4r अपॉन √3, क्योंकि a√3 इज इक्वल टू होगा 4r, किस केस में, BCC में। तो यहाँ से a आ जाएगी BCC की कितनी, 4r अपॉन √3। अब बात करेंगे FCC में, तो FCC में रिलेशन क्या होता है, FCC में रिलेशन होता है F मतलब फेस डायगोनल। तो FCC में क्या होगा, a√2 इज इक्वल टू होता था 4r, a√2 इज इक्वल टू होता है 4r। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे FCC का, तो 4r डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। बस रख दो दोनों को, इसकी a BCC आ गया, a FCC आ गया, यहाँ रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे। तो a BCC डिवाइडेड बाई a FCC, मगर इनका साथ में क्या है, क्यूब, तो कर देंगे। ये तो हो गई कौन सी, BCC, और ये क्या हो गई, FCC, इनका क्या करना है, क्यूब, बस सोल्व कर देंगे। ये इसकी वैल्यू, Z की वैल्यू FCC के लिए कितनी होगी, 4, और Z की वैल्यू BCC के लिए कितनी होगी, 2। बस इस पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, सोल्व, और वहां से रिलेशन आ जाएगा। देखिए अब देखते हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड। 1D पैकिंग आपने देख ली थी, उसमें तो क्या है कि एटम किसी भी रो के थ्रू बस अरेंज हो, वो 1D पैकिंग थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा था। तो पैकिंग ऑफ सॉलिड, या कह सकते हैं आइडेंटिकल साइज पैकिंग। आइडेंटिकल साइज पैकिंग मतलब हर एक एटम का साइज हम क्या लेके चलते हैं, इस हर एक एटम की शेप स्फेरिकल लेके चलेंगे और सेम साइज का लेके चलेंगे। हर एक एटम क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, और हर एक स्फेयर क्या होगा, सेम रेडियस का होगा। तो इसमें 2D पैकिंग हम देख रहे हैं। तो 2D पैकिंग में मैंने आपको बताया था कई टाइप की पैकिंग एग्जिस्ट करती है, 5 टाइप की एग्जिस्ट करती है। बात करें 2D पैकिंग में, स्क्वायर लेयर, स्क्वायर या कह सकते हैं वो सिंगल लेयर, या कह सकते 2D पैकिंग क्या होगी, एक सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर मतलब क्या होगा, एक ही प्लेन में। तो स्क्वायर, इसमें देख रहे हैं फर्स्ट स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग क्या होगी, अगर क्या है जो एटम है वो 2D प्लेन में कह सकते हैं किसी एक प्लेन में इस टाइप से अरेंज हो रहे हो कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको रो बनती दिखाई दे रही है। देखिए रो बनती दिखाई दे रही है, और इस साइड में भी रो बनती दिखाई दे रही है, तो इससे बोलेंगे स्क्वायर पैकिंग। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए एक एटम
अगर हम बात करें ये एटमों के सेंटर को क्रॉस इस टाइप से मीट करें तो भी क्या बनता दिखाई देगा, स्क्वायर। या ऐसे आप देखें तो इसमें क्या होगा, ये इसका 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 इस सेंटर मीट करें तो ये क्या बनता दिखाई देगा, स्क्वायर। तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर पैकिंग। यही अच्छी पैकिंग है क्योंकि इसमें एटम कम आ रहे हैं, इसमें एटम ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिसमें भी एटम ज़्यादा आएंगे वही बेस्ट पैकिंग होगी। तो इससे डिफाइन न करके इससे डिफाइन करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें इस एटम को देखिए कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 एटम क्या कर रहे हैं, टच। और जोन से 4 एटम टच कर रहे थे उन्हीं के सेंटर को हमने मीट कर दिया, तो क्या बन गया था, एक स्क्वायर। तो इसलिए स्क्वायर पैकिंग बोल रहे थे। तो इसमें एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर हम बात करें इसमें रैंक की, तो एक ये कंप्लीट एटम, तो ये एक एटम तो कंप्लीट है इसके अंदर। अगर हम बात करें ये स्क्वायर, तो स्क्वायर में एंगल क्या होगा, 90, और 90 एंगल का मतलब है इस स्फीयर का केवल 1/4 पार्ट अंदर होगा, क्योंकि पूरा एंगल होता है 360, और 360 में से 1/4 पार्ट क्या हो गया, 90। तो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो 1/4 1/4 कितनी बार आ गया, 4 बार। तो एक एटम तो इनसे हो गया 1/4 1/4 से मिल गया, और एक एटम ये हो गया। तो इसमें रैंक कितनी हो गई, 2। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, 2। अगर हम देखें, रिलेशन देखें, एज लेंथ इस साइड, इस ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड कितनी मान लें, a, और इस एटम की रेडियस कितनी मान लें, r। तो इनमें अगर रिलेशन देखें तो ये डायगोनल आपस में मीट कर रहे हैं, डायगोनली ये इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, इस डायगोनल के थ्रू एटम आपस में मीट कर रहे हैं। तो अगर ये साइड a है और ये साइड a है तो डायगोनल कितना होगा, a√2, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2। और रेडियस देखें तो इस डायगोनल की लेंथ रेडियस के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी, r इसकी और 2r इसकी डायमीटर और r इसका, तो कितना हो गया, 4r। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4r इजिकल टू हो जाएगा a√2। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से a इजिकल टू क्या आ जाएगा, √2 को अपॉन में लीजिए, तो 4r/√2, ये कह सकते हैं 2r√2। तो यहाँ पे a और r में जो रिलेशन है वो कितना आ गया, a√2 इजिकल टू हो गया 4r, या कह सकते हैं a इजिकल टू हो जाएगा 2√2r। या a/r का जो रेशो है, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2√2r, और अपॉन r, 8 से 8 जाएगा तो 2√2। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना लेते हैं, एटम को स्फीयर मान के ले रहे हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr3। मगर एक स्क्वायर यूनिट के अंदर कितने एटम आ रहे हैं, 2, तो इनटू क्या कर देंगे, 2। ये तो क्या हो गया, एटम का वॉल्यूम जो एक यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसा आएगा, इस स्क्वायर का वॉल्यूम कैसा आएगा, क्योंकि देखिए तो इस वॉल्यूम कैसा आएगा, इस स्क्वायर का एरिया इनटू एक एटम की हाइट। एक एटम की हाइट क्या होगी, स्फीयर की हाइट क्या होती है, स्फीयर की हाइट या लेंथ या विड्थ क्या होती है, उसकी डायमीटर के इक्वल ही तो होगी। तो देखिए ये अगर ये एटम रखा है तो इसके डायमीटर कितना होता है, 2r। तो डायमीटर यही इसकी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, इस एक एटम का जो डायमीटर होगा या एक एटम की जो हाइट होगी, ये एक एटम की हाइट होगी उसके डायमीटर के इक्वल। तो इसमें जो एरिया आएगा, इसमें जो वॉल्यूम आएगा एक यूनिट सेल का, तो वो किससे आएगा, एरिया इंटू हाइट। और एरिया होगा, एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं 2√2r। तो एक ए स्क्वायर, ए की जगह रख दिया 2√2r का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी इस केस में, 2r, मतलब डायमीटर ऑफ एटम। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ रहा है π/6, और π/6 को भी अगर सोल्व करेंगे तो आता है 0.52। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52% हो जाएगी, और वॉइड कितना हो जाएगा, 48%, जो किस में आया था, जो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आया था, 52 आई थी उसमें भी, इसमें भी क्या रहा है, 52। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें हेक्सागोनल पैकिंग, अगर हम बात करेंगे हेक्सागोनल पैकिंग की, तो हेक्सागोनल पैकिंग किस टाइप से होती है, इसमें केवल एक डायरेक्शन में तो रो बनती दिखाई देंगी। देखिए इसमें अगर लेफ्ट टू राइट देखूं तो इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस में तो रो बनती दिखाई देनी, मगर वाई एक्सिस में रो बनती नहीं दिखाई देंगी। मतलब एक रो और दूसरी रो जो है उसके दो एटमों के डिप में एटम रखा होगा, डिप में एटम रखा होगा, तो इस साइड में रो बनती दिखाई देंगी, इस साइड में रो बनती नहीं दिखाई देंगी। इसमें अगर हम देखें तो इस एक एटम को कितने एटम टच करेंगे, 6 एटम टच कर रहे होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अब इस जो 6 एटम इस एटम को टच कर रहे हैं, उनके सेंटर को अगर मीट कर दें तो एक हेक्सागन बनेगा। तो ये क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसी, 2 डायमेंशनल। अब इसमें जेड की बात करें, इस एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आएंगे, तो एक एटम तो ये कंप्लीट है, तो एक एटम तो ये तो हो गया कंप्लीट।
बात करें ये 6 एटम है और 6 एटम में कितना आ रहा है, देखिए ये क्या बन रहा है, हेक्सागन, ये एंगल कितना होगा 120, और 120 का मतलब इस एटम का 1/3 पार्ट अंदर आ रहा होगा। तो ऐसे कितने एटम है, ये 6, और 6 का कितना आ रहा है 1/3 पार्ट, हर एक एटम का 1/3 पार्ट आ रहा है। तो यहाँ से कितने आ गए 2 एटम, तो 2 एटम तो ये हो गए जो 6 हैं, और एक एटम ये हो गया। तो 6 इंटू 6 एटम ये है और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 1/3, और एक एटम ये हो गया कंप्लीट, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1। तो यहाँ 2 एटम यहाँ से, 1 एटम यहाँ से, तो रैंक कितनी होगी इस केस में 3। अगर रिलेशन देखें तो ये हेक्सागन बन रहा है, रेगुलर हेक्सागन, तो इसमें अगर हम ये सेंटर से सबको मिलाएंगे तो हर एक एंगल कितना आएगा 60, या कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो जो ये साइड होगी और वही क्या होगी, साइड होगी ए। तो अगर हम देखें तो ये साइड कितनी ए, अगर ये ए है तो ए किसके इक्वल आ रही है, देखो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की डिस्टेंस वही तो 2r होती है, तो यहाँ ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2r। तो इसमें एक रिलेशन आ गया ए इक्वल टू 2r, क्योंकि इसकी जो एज है वो कितनी है ए, और एज अगर हम देखें तो दो एटमों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ही तो है, तो वो कितनी होगी 2r, तो ए इक्वल टू 2r हो गया। तो इसमें ए अपॉन आर का अगर रेशो देखें तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं 2r और अपॉन आर, तो 8 से 8 तो इनका रेशो कितना आ गया 2, या कह सकते हैं ए इक्वल टू 2r, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गए थे 6। पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो एक एटम का वॉल्यूम तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, मगर एक यूनिट सेल के अंदर एटम है कितने 3, तो इनटू क्या कर देंगे 3, और डिवाइडेड बाय क्या होगा एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका आएगा, इस पूरे का हेक्सागन का एरिया। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3a²/4। अगर नहीं मालूम है तो भैया देख लीजिए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 10th 9th क्लास में खूब सिखाया गया है। तो इस ध्यान रखें, स्क्वायर का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया किससे आता है √3a²/2। अगर आपसे नहीं ये आपको मालूम है तो ट्रायंगल का एरिया आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वहाँ से निकाल सकते हैं। और इतने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, और पूरे हेक्सागन में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये 6, तो इंटू क्या कर देंगे 6, ये तो हो गया एरिया हो गया किसका, हेक्सागन का, और इंटू क्या करेंगे हाइट। हाइट कितनी होगी, जो एक एटम की हाइट है, एक एटम की हाइट क्या होगी, उसकी डायमीटर यानी कि 2r। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ रहा है π/3√3, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.6, और परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो गया 60%, या वॉइड देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में से मैच कर देंगे 40%। तो अगर हम बात करें 2D पैकिंग में, स्क्वायर पैकिंग है, तो स्क्वायर पैकिंग में रैंक कितनी आ रही 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा 4, और रिलेशन आ रहा है a√2 = हो गया 4r, और पैकिंग आ रही थी 52%। अगर हेक्सागोनल पैकिंग में देखें, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग की बात करें तो उसमें रैंक कितनी आ रही थी 3, और उसमें रिलेशन ए इक्वल टू हो रहा था 2r, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था 6, और पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो वो कितने आ रही थी 60%। देखिए 3D पैकिंग की बात करते हैं। अब 3D पैकिंग मतलब मल्टी लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर रखते चले जाएं तो वो क्या हो जाएगा 3D। देखिए एक ही रो में एटम थे तो 1D, 2 डायमेंशन में क्या हो गए थे, यानी कि एक लेयर में एक प्लेन में क्या हो गए थे एटम हो गए थे, तो 2D हो गया था। और अब लेयर के ऊपर लेयर रखते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3D पैकिंग। तो 3D पैकिंग ये कह सकते हैं मल्टी लेयर। यहाँ देखिए अब इसमें 2 टाइप की पैकिंग होगी, जैसी लेयर ये है वैसी ही लेयर इसके ऊपर और रख दी जाए, ऐसे ही एटमों की, बिल्कुल सेम एटमों की ऐसी ही लेयर इसके ऊपर रख दी जाए तो वो तो होगा ए, मतलब एक ही टाइप की लेयर क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, तो वो कहलाएगा ए टाइप पैकिंग। और इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप की पैकिंग होगी तो इससे बनता है सिंपल क्यूबिक या कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। ठीक, और SCC में सबको आपको पता ही है कि जेड रैंक कितनी होती है 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती थी 52%। किसमें, एप्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। तो अगर हमारे पास क्या है 3D पैकिंग में, अगर एक ही टाइप की लेयर बार बार रिपीट हो रही है, ए का मतलब 1 लेयर, ए का मतलब नेक्स्ट लेयर, फिर ए का मतलब नेक्स्ट लेयर, तो एक ही टाइप की लेयर बार बार रिपीट हो रही, तो उससे क्या जनरेट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उस केस में सिंपल क्यूबिक सेल में हम पढ़ ही चुके हैं कि जेड कितना होता है 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और पैकिंग एफिशिएंसी 52। अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर अब डिफरेंट टाइप की हो, मतलब ए बी, मतलब एक सेकंड के बाद फिर थर्ड नंबर पे क्या हो दूसरी लेयर, यानी कि एक के बाद, तो पहली और तीसरी लेयर इसमें क्या होगी सेम, दूसरी लेयर क्या होगी डिफरेंट, ऐसे ही फिर दूसरी और फोर्थ क्या होगी सेम, मतलब पहली के बाद तीसरी, तीसरी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद सातवीं, इस टाइप से लेयर। तो ए बी ऐसे चलता जाएगा। तो 2 टाइप की लेयर यूज हो रही है 3D पैकिंग में, तो उससे क्या बनेगा BCT,
ठीक है। बीसीटी जो इससे जो यूनिट सेल बनेगी वो बीसीटी, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्या होता है, जिसमें दोनों साइड तो क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है मगर थर्ड साइड अनइक्वल होती है, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल इक्वल होते हैं, कितने होते हैं 90, ये कहलाती है बीसीटी यानी कि बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्या है, इन ये जो लेयर है, अगर इन लेयर के ऊपर बिल्कुल इसी टाइप की लेयर रखी जाए तो क्या बनेगी एससीसी, और अगर इस लेयर के ऊपर एक डिफरेंट लेयर रखी जाए तो क्या बनेगी बीसीटी। अब इसी लेयर के ऊपर अगर हम क्या करें, इसी लेयर के ऊपर अगर हम बात करें, इसके लेयर, ये जो लेयर है इन लेयरों में थोड़ा सा गैप कर लें, थोड़ा सा एक एक लेयर यहाँ बनाए, दूसरी लेयर थोड़ी सी बीच में स्पेस छोड़ के जब बनाए, तो अगर थोड़ा सा गैप कर लें और उसके ऊपर जब लेयर रखते हैं तो फिर वहाँ पे क्या बनता है बीसीसी। क्लियर होगी बात, जरा देखें कैसे। बीसीसी क्रिस्टल डेवलप्ड व्हेन देयर इज सम space between spheres of each layer इन द स्क्वायर पैकिंग। ये जो स्क्वायर पैकिंग है इसमें हर एक स्फीयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस ले लें, तो बीसीसी क्रिस्टल डेवलप्ड व्हेन देयर इज सम स्पेस बिटवीन स्फीयर्स ऑफ ईच लेयर इन द स्क्वायर पैकिंग एंड स्फीयर आर प्लेस्ड ओवर द वॉइड, और प्लेस, और जो इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो लेयर है वो कहाँ रखी जाए, इस एटम के ऊपर एटम ना रखा जाए, एटम चार एटमों के बीच में कि वॉइड बनता दिखाई दे रहा है खाली स्पेस, इसके ऊपर क्या रखे जाए, इसके ऊपर एटम रखा जाए, तो वो उससे क्या बनेगा बीसीसी। अब समझिए, अगर ये स्क्वायर पैकिंग थी, इसके ऊपर बिल्कुल इसी टाइप की एटम रखे जाएं और एटम के ऊपर एटम रखे जाएं, इसी टाइप की लेयर रखी जाए और इस एटम के ऊपर ही एटम रखा जाए जैसे ये, तो क्या बनता है एससीसी। ये क्या है, एक टाइप की लेयर, उसके ऊपर दूसरे टाइप की लेयर ऐसी रखी जाए कि इसका दूसरी लेयर का जो एटम है वो इसके डिप में आए, इसके वॉइड के ऊपर आए, तो वो क्या बनेगी बीसीटी। और अगर यहाँ पे क्या कर लें, थोड़ा सा गैप कर लें, थोड़ा सा गैप करके यहाँ समझो जैसा ये वैसा ये है, अगर हम क्या करें, एक ही टाइप की हम लेयर यूज कर रहे हैं और एटम के ऊपर एटम यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा एससीसी। एक ही टाइप की लेयर बार बार रिपीट कर रहे हैं और एटम क्या हो जाए, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लें, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लें और दूसरी लेयर का जो एटम है वो इसके डिप में आए, तो क्या बनेगा बीसीसी। और अगर स्पेस ना लेते हैं और डिफरेंट, तो वॉइड के ऊपर ही रख रहे हैं एटम, तो उस केस में क्या बनेगा बीसीटी। चलिए खैर, तो इस बीसीसी समझ के कैसे बनती है, अगर हम क्या करें, जो लेयर है, लेयर के हर एक एटम के बीच में थोड़ा सा स्पेस ले लें और स्पेस के ऊपर जो लेयर आएगी, लेयर के ऊपर जो लेयर आएगी उसका एटम ऐसे सेट होना चाहिए कि वो उसके वॉइड्स के ऊपर आए, उसके ये इन दोनों के बीच, इन चारों एटम के बीच में जो वॉइड्स बनेगा उसके ऊपर वो एटम आए, तो क्या बनेगा बीसीसी। उस केस में ए बी सी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और वो क्या कहलाएगा बीसीसी। चलिए हेक्सागोनल 3D पैकिंग। हेक्सागोनल 3D पैकिंग क्या है, अब वो भी समझिए। एक तो होता है बीसीसी या कह सकते हैं सीसीपी यानी कि हेक्सागोनल 3D पैकिंग, और एक होती है क्यूबिक 3D पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एक हेक्सागोनल पैकिंग एससीपी और एक सीसीपी, तीनों ही 3 डायमेंशनल पैकिंग है, मगर दोनों में अंतर क्या है। हेक्सागोनल 3D पैकिंग कब होती है, जब इन दोनों के बीच में जब ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स के ऊपर एटम रखा जाता है। देखिए ये जब ये स्क्वायर पैकिंग बनेगी तो स्क्वायर पैकिंग में दो टाइप के बॉन्ड्स जनरेट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब सेकंड लेयर का जो एटम है अगर वो टेट्राहेड्रल बॉइड्स के ऊपर रखा गया है तो बनता है हेक्सागोनल 3D पैकिंग, और अगर जो सेकंड लेयर का जो एटम है अगर वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के ऊपर रखा जाता है तो फिर बनता है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए इफ स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर का जो स्फीयर है अगर किस तरीके से अरेंज हो वो जरा समझो। सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स पर अगर न्यू लेयर जिसे क्या बोल रहे हैं सी वो रखी जाए, मतलब 3 लेयर हो गई ए बी सी इस टाइप से बार बार रिपीट होंगी, तो जो पहली लेयर है वो क्या होगा, पहली लेयर किससे रिजेंबल करेगी, फोर्थ लेयर से, और फोर्थ लेयर फिर किससे रिजेंबल करेगी 7 से। तो कह रहा है जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर का जो एटम है वो सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के ऊपर रखा जाए तो उससे जो पैकिंग जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। न्यू ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, ये कह रहा है नाउ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स तीसरे लेयर का बाय फोर्थ लेयर,
या कह सकते हैं फर्स्ट लेयर रिजेंबल करेगी किसको, फोर्थ लेयर को। यहाँ समझो, बहुत सिंपल सी बात है, बस यहीं से समझ लीजिए, इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए आप। सेकेंड लेयर का जो बॉइड्स होगा, और वो कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स पर न्यू लेयर सी अगर रखी जाए तो उससे क्या निकल कर आता है, सीसीपी, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। जैसे ए बी, और बी के ऊपर क्या रखी जाएगी, सी, मगर सी कैसे रखा जाए, जो सी लेयर का जो एटम होगा वो सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के ऊपर रखा जाए तो उससे क्या क्या बनेगा, उससे जो पैकिंग होगी वो कहलाएगी क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। तो इसमें क्या होगा, जो पहली लेयर है वो रिजेंबल करेगी किसको, फोर्थ लेयर को। तो नाउ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स तीसरे लेयर का बाय द फोर्थ लेयर, या कह सकते हैं फर्स्ट लेयर इक्वल होगी बिल्कुल फोर्थ लेयर के। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फर्स्ट क्या हो गई, सेम हो गई। तो हर तीसरी पॉइंट के बाद लेयर क्या होती जाएगी, रिपीट। अब सीसीपी क्या होगी, ये क्रिस्टल है, क्यूबिक क्लॉज क्रिस्टल में जो यूनिट सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं, एफसीसी। मतलब सीसीपी या एफसीसी एक ही बात है। सीसीपी क्या होता है, एक पूरा क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे यूनिट सेल होंगे, और वो जो यूनिट सेल है वो किस कैटेगरी की होती है, एफसीसी की। तो क्यूबिक क्लॉज पैकिंग सीसीपी, और सीसीपी में जो यूनिट सेल होती हैं वो कौन सी होती है, एफसीसी। और एफसीसी जो यूनिट सेल की पैकिंग होगी वही क्या होगी, सीसीपी की पैकिंग होगी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा वो इसमें होगा। ओवरऑल यूनिट सेल ही तो बताता है किसी भी कैटेगरी को, ओवरऑल को। तो देखिए, तो एफसीसी सीसीपी में जो यूनिट सेल होती है कौन सी होती है, एफसीसी, और एफसीसी में रैंक कितनी होती है, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना होता है, 12, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74। अब दूसरी बात करें, सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर, सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर अगर क्या हो जाए, थर्ड लेयर रखी जाए। अब टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर अगर थर्ड लेयर रखी जाएगी तो उसका मतलब वो लेयर सेम होगी। तो देखिए इसमें केवल दो ही लेयर होंगी, ए बी ए बी ए बी ए बी होगी, तो थ्री डायमेंशन, ए के ऊपर बी, बी के ऊपर जो ए है, यानी कि जो थर्ड लेयर है वो पहली से क्या कर जाएगी, रिजेंबल। क्योंकि सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल पे कौन एटम रखा जा सकता है, पहली लेयर रखी जा सकती है। अगर उसके ऑक्टाहेड्रल पर रखोगे तो वो डिफरेंट लेयर लेनी पड़ेगी आपको। तो अगर, तो सीसीपी और एससीपी, इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें 3 टाइप की लेयर होती हैं, इसमें 2 टाइप की लेयर होती हैं। उसमें थर्ड लेयर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्या होती हैं, सेम। इसमें फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगी, सेम। या कह सकते हैं इसमें जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर का जो एटम है वो सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के ऊपर रखा जाता है, जबकि इसमें एससीपी में क्या होता है कि सेकंड लेयर का जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स है उसके ऊपर थर्ड लेयर का एटम रखा जाएगा। और जब टेट्राहेड्रल बॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर रखी जाएगी तो वो थर्ड लेयर फर्स्ट से क्या करेगी, रिजेंबल करेगी। अगर ऑक्टाहेड्रल पर रखा जाता तो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट से रिजेंबल नहीं करती, इसलिए फिर वो फोर्थ नंबर पर सेम होती है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर अगर क्या है, थर्ड लेयर रखी जाए तो उस केस में क्या बनेगा, ए बी इस टाइप की इस कैटेगरी का सॉलिड बनेगा। मतलब 2 टाइप की लेयर से सॉलिड बनेगा। केवल जो 3D सॉलिड होगा, 3D क्रिस्टल होगा, उसमें केवल 2 ही टाइप की लेयर होंगी। और ये क्या होगा, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग कहलाता है। और इसमें जो लेयर है वो कितनी होगी, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर से क्या करेगी, रिजेंबल। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी, तो पहली और तीसरी क्या हो गई, सेम। और इसे क्या बोलेंगे, एससीपी, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में भी सब कुछ वैसा ही होता है। कोऑर्डिनेशन रैंक इसमें भी क्या होगी, इसमें रैंक होगी 6। देखिए एच, एफ मतलब 4, 4 मतलब रैंक कितनी थी, 4। यहाँ पे क्या है, एच मतलब हेक्सा मतलब 6। इसमें रैंक कितनी होगी, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 होती है, उसमें भी 12 होती है। पैकिंग एफिशिएंसी उसमें भी 74 होती है, इसमें भी 74 होती है। तो एससीसीपी और एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम है दोनों में, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों में सेम है, 12 12। बस एक तो क्या होता है, रैंक सेम डिफरेंट होती है। इसमें रैंक 4 है, उसमें रैंक 6 है। ये एफ से बनी होती है, यानी कि इसमें रैंक होगी 4, उसमें क्या होगी, रैंक 6 होगी। और दूसरी बात, इसमें 2 टाइप की लेयर होती हैं, ए बी ए बी। और इसमें कितने टाइप की लेयर होती हैं, 3 टाइप की, ए बी सी। इसमें पहली और फोर्थ लेयर सेम होगी, इसमें पहली और थर्ड लेयर सेम होगी। ये है अगर हम बात करें हेक्सागोनल। ये देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एटम रखे होते हैं बेटा, एक तो ये फेस सेंटर्ड पे एटम होगा और ये कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, ये आपस में टच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में टच कर रहे होते हैं, मैं इस टाइप से इनको बना रहा हूँ। ये इस टाइप की ये लेयर होती है। ये एक लेयर तो ये हो गई। एक फिर लेयर ये होती है, यहाँ ये 3 एटम रखे होते हैं। फिर वैसी वाली लेयर वापस फिर यहाँ रिपीट हो जाती है। मैं उतना बड़ा नहीं बना रहा, ये आप समझ जाओ कि ये सब इनको टच करते हैं, ये इस टाइप से।
तो एक लेयर ये हो गई ए पूरी, एक लेयर ये हो गई बी, और फिर ये वापस रिपीट हो गई ए, या ऐसा कह लो ए ये बी और फिर ये ए वापस रिपीट हो गई। इसमें जब इन्हें पैक करते हैं तो ये क्या बनता है, एक हेक्सागोनल। ठीक, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसा है, वैसे तो आप याद रख लोगे, वो तो मैंने आपको बता रखा कैसे। देखिए अगर हम क्या करते हैं एस सी सी, या क्या लिखते हैं बी सी सी, या क्या लिखते हैं सी सी पी, और या लिखते हैं एच सी पी। तो एफ सी सी पी का मतलब क्या होता है, एफ सी सी होता है, क्योंकि इसमें जो यूनिट सेल होती है कौन होती है, एफ सी सी। तो एस का मतलब है सिंगल, सिंगल का मतलब 1, बी का मतलब बाई, बाई का मतलब 2, और सी सी पी मतलब एफ सी सी, एफ का मतलब 4, तो इसमें रैंक हो गई 4, और एस सी सी पी मतलब एस, एच का मतलब हो गया हेक्सा, और हेक्सा का मतलब हो गया 6। तो इसमें जो रैंक है वो ऐसे याद रख सकते हैं, मगर निकालते कैसे हैं वो भी समझा देता हूं। चलिए देखिए इसमें अगर हम बात करें ये एक एटम हुआ, अगर हम बात करें ये एक एटम हुआ, और ये कितने एटम हुए 6, और हर एक का कितना एंगल आ रहा होगा 120, 120 पार्ट इसके अंदर आ रहा होगा। देखिए इसके अंदर कितना पार्ट आ रहा होगा 120, ये एंगल कितना होगा 120, तो 120 मतलब पूरा एंगल है 360, तो 120 का मतलब 1/3, 1/3, 1/3। तो इन 6 के 6 का कितना पार्ट अंदर आ रहा है 1/3, 1/3, 1/3, और 1 ये, तो 1/3, 1/3 कितने आ गए 6, तो 6 इंटू 1/3, देखिए 6 इंटू 1/3, क्लियर। ये तो हो गए ये वाले, प्लस साथ में एक ही अंदर, ये पूरा कंप्लीट होगा, ये हो गया जी। अब इसमें बात करें ऐसी फॉर्म तो ये है, अब क्या होगा इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें बात करूं तो ये पूरी एक फेस ही तो है। ये जो एटम है ये जो सारे के सारे एटम है सातों के सातों, ये सातों के सातों एटम इस वाली हेक्सागोनल में होगी, और एक हेक्सागोनल इससे बनेगी। देखिए दो बनेंगी, एक हेक्सागोनल, एक हेक्सागोनल तो ये, और एक इसके ऊपर रखी होगी। तो ये जो एटम है इस वाली हेक्सागोनल में भी होंगे, और इसके ऊपर जो होगी उसमें भी होंगे, तो इसलिए पूरे का क्या होगा बाई 2। तो यहां से कितना आ गया, ये कितना आ गया जी 3, अगर हम बात करें बाई 3 था ये, तो कितना आ गया 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया ये मिलकर, मगर इन 3 का भी आधा उधर और आधा इधर, तो कितना होगा 1.5, तो एक मिला के 1.5 आ गया। 1.5 इसका तो 1.5 इसका, ठीक, और प्लस 3 ये पूरे के पूरे हेक्सागोनल के अंदर है तीनों, तो प्लस 3 इसका, तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया, प्लस 3 ये वाले तीन जो एटम है, तो कितना हो गया इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। आगे बस समझ में। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा, अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो एक एटम को 12 एटम क्या करते हैं इसमें टच करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे एफसीसी में है। मैंने रैंक बता दी किस तरीके से आती है। एक और रिलेशन इसमें ध्यान रखिए, ये जो हेक्सागोनल की हाइट है, ये हेक्सागोनल की जो हाइट है एच, इसमें अगर हम इस एटम की रेडियस में रिलेशन देखें तो ये इक्वल होता है एच इक्वल होता है 4r√2/3। ये ओरली आप याद रख लें, ठीक है, कहीं यूज हो सकता है। ये जो हेक्सागोनल की हाइट है एच, उसमें और इस एटम की रेडियस आर में जो रिलेशन है एच इक्वल होता है 4r√2/3। देखिए अब बात करते हैं सीसीपी की। सीसीपी मतलब एफसीसी, क्योंकि सीसीपी में जो यूनिट सेल होती है वो कौन होती है एफसीसी, तो एफसीसी से कवर होगी सब कुछ। चलिए तो सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसमें जो यूनिट सेल होती है एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक ही बात है। इसमें क्या होगा 3 लेयर से बनी होती हैं, तो ए जैसे ए, ये हो गई बी, बी का बिल्कुल बी की लेयर को उल्टा कर दिया। देखिए इसका जो बेस था वो उसका क्या हो गया, इसका जो टॉप था वो उसका बेस हो गया, और जो इसका बेस था वो उसका टॉप हो गया, तो इसको बिल्कुल रिवर्स पलट के रख दिया इसको ऐसे। तो ये ए, ये बी, और इसको पलट कर रख दिया, तो ये सी, और सी के बाद फिर क्या हो गई ए। तो इसमें 3 लेयर होंगी, ए बी सी, उसके बाद फिर ए। तो पहली और फोर्थ लेयर क्या होती है इसमें सेम होती है। इनको जब पैक करते हैं तो एक क्यूब बनता है, यानी कि एफसीसी। एफसीसी बनेगा, जिनको पैक करेंगे तो इस टाइप से सिस्टम बनता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो आठ एटम्स हैं वो तो कहाँ जाते हैं कॉर्नर्स पे, और 6 एटम कहाँ आ जाते हैं फेस सेंटर्ड पे। तो एफसीसी तभी तो बनता है जब ईच कॉर्नर्स पे एटम हो और हर एक फेस सेंटर्ड पे एटम हो। और कुल मिला के कितने एटम हो जाते हैं, देखिए 8 तो किसके हो जाते हैं, 8 तो हो जाएंगे कॉर्नर्स के, 8 तो हो जाते हैं कॉर्नर्स पे, और 6 कहाँ हो जाते हैं फेस पे। तो टोटल कितने आइटम होने चाहिए 14, और 14 ही है अगर इनकी नंबरिंग करो आप, तो टोटल आइटम कितने आते हैं 14। इससे ये मिलकर क्या बना देते हैं क्यूब। यहाँ आपको ये तो मैंने बता दिया कि आइटम कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे होंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा और एक डायग्राम से मैं समझा दूँ तो शायद हो सके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो ये देखिए इसमें अगर मैं इस टाइप से लूँ, यहाँ समझें, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए मैंने इस टाइप की ये वाली लेयर बनाई, ये एक एटम, फिर मैंने ये बनाया इसका एक एटम, फिर इसके ये 2 एटम, और फिर ये इसके 3 एटम। ये
फिर ये वाली बनाऊंगा, देखिए 3 एटम, 1 2 3, फिर इसके 2 एटम बनाऊंगा तो ये हो गए 2 एटम, फिर इसका ये 1 एटम बनाऊंगा ये वाला, और फिर इस लेयर का ये 1 एटम। अब इनको जब मैं पैक करूंगा यहाँ से तो देखिए ये इसको पैक कर दिया, ये इसको पैक कर दिया, इसको, तो क्या बन गया, ये 8 एटम तो किस पर आ गया, कॉर्नर्स पर, बाकी जो 6 बचे वो कहाँ, इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे आ जाते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, FCC। शायद यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया हो आपको। चलिए देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर CCP पैकिंग। तो CCP पैकिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कह रहा है 7th and 13th लेयर आर आइडेंटिकल। तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन सी आइडेंटिकल होंगी। अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसे नंबर लिखिए आप लेयर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें 3 लेयर के बाद पहली जो होगी तो पहली में 3rd ऐड करिए तो कौन सी मिलेगी, 4th में 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक, और 7 में 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये 10, और 10 में 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 13। हर बार 3 ऐड करते चले जाइए तो वो लेयर क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। तो जैसी पहली होगी वैसी 4th, जैसी 4th होगी वैसी 7, क्योंकि 4th में 3 ऐड करिए 7, 7 में 3 ऐड करिए 10, 10 में 3 ऐड करिए 13। तो इसका मतलब 1st और 13 लेयर इसमें क्या होंगी, सेम होंगी। तो बिल्कुल सही बात हो गई। ऐसी सेकंड वाली किससे लेयर करेगी, रिजेंबल करेगी, 5 से, 5 वाली किससे रिजेंबल करेगी, 11 से, 11 वाली किससे रिजेंबल करेगी, 14 से। ऐसी 3rd वाली किससे रिजेंबल करेगी, 3rd वाली रिजेंबल करेगी किससे जी, 3rd वाली रिजेंबल करेगी 7 से, 7 वाली किससे रिजेंबल करेगी, इस टाइप से 12 से, मतलब 3 ऐड करते जाएंगे इनमें भी। तो इसमें कह रहा है 7 और 13। देखिए पहली में 3 ऐड करा तो 4, 4th में 3 ऐड करा तो 7, 7 में 3 ऐड करा तो 10, और 10 में 3 ऐड करा तो 13। तो इसका मतलब 7 और 13 क्या होंगी, सेम लेयर होंगी। तो ये करेक्ट बात हो गई। वो कह रहा है 8 और 12th लेयर आर आइडेंटिकल। 8 की बात कर लो तो देखिए 2 वाला रिजेंबल किससे करेगा, 5 से, और 5 वाला रिजेंबल करेगा 8 से। तो 5 और 8 रिजेंबल कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा 8 वाला फिर रिजेंबल किससे करेगा, 11 से। तो 8 रिजेंबल किससे कर रहा है, 11 से। तो यहीं देख लो इनके बीच में डिफरेंस या तो 3 के रेशो में होना चाहिए। तो अगर इसमें 3 ऐड करूं तो 3 ऐड करूंगा तो ऐसे चल जाओ, 7 है तो 7 में 3 ऐड करिए कितना, 10, और 10 में 3 ऐड करिए 13। इसका मतलब रिजेंबल कर गया। 8 में क्या है, 8 में 3 ऐड करिए कितना आएगा, 11। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। इसका मतलब 12 से रिजेंबल नहीं कर रहा। जैसे ये 11 तो 19 है, तो 11 में हमने 3 ऐड करा तो 14, 14 में 3 ऐड करा तो 17, 17 में 3 ऐड करा तो 20 ऐड करेगा, मतलब 19 को रिजेंबल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आप समझ गए ट्रिक। जो भी नंबर दे रखा हो उसमें 3 ऐड करते जाइए, और 3 ऐड करते, अगर ये नंबर अगर ये नंबर आ गया 3 ऐड करते करते तो रिजेंबल करेगी, अदरवाइज रिजेंबल नहीं करेगी। तो आंसर बस कौन सा हो गया था, फर्स्ट। टाइप ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स की अगर हम बात करें तो क्या है, 4 तरीके के वॉइड्स है, 4 तरीके के वॉइड्स हैं, मगर हमारे कोर्स में केवल कितने वॉइड्स हैं, 2, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही हम पढ़ेंगे। वैसे 4 तरीके के वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स होता क्या है, जब एटम आपस में कंबाइन होकर एक सॉलिड बनाते हैं तो एटमों के बीच में एक वैकेंट स्पेस रह जाता है, खाली रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वॉइड। ठीक है। वॉइड की जो शेप है वो स्फेरिकल है। उस वॉइड के अंदर क्या रखे जाते हैं, कैटायंस। देखिए कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है एज कंपेरिजन टू एनायन। तो एनायन का साइज बड़ा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा, इसलिए कैटायंस कहाँ रखे जाते हैं, वॉइड्स में, क्योंकि वॉइड का स्पेस छोटा होता है। तो जो एनायंस है वो तो क्या बनाएंगे, फ्रेम, जैसे FCC BCC। जो क्रिस्टल बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, एनायन। और कैटायन कहाँ रखे जाएंगे, वो जो क्रिस्टल बनेगा उनके अंदर जो वॉइड्स जनरेट होंगे, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, उनके अंदर रखे जाएंगे। जो वॉइड्स की शेप है वो भी एक स्फेरिकल होती है, मगर हम इसकी जो शेप का नाम है वो कैसे देंगे, जिन एटमों से मिलके वॉइड्स बन रहा है, उन एटमों के सेंटर को ज्वाइन करके जो ज्योमेट्री बनती है उसी से क्या देते हैं, उसी से देते हैं उस वॉइड्स का नाम। चलिए तो कह रहा है इन एवरी पैकिंग सम वॉइड्स एग्जिस्ट। कोई भी पैकिंग आप लीजिए उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स क्या होंगे, कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्री ऑफ वॉइड्स इज एज्यूम टू बी स्फेरिकल। जो वॉइड्स हैं उनकी जो ज्योमेट्री है उसको एज्यूम करते हैं स्फेरिकल। बट द नेम ऑफ गिवन बाय द स्फीयर्स विच आर क्रिएटिंग
द वॉइड्स, मगर इनका जो वॉइड्स का जो नाम है वो उन स्फीयर की ज्योमेट्री से, जो जिन स्फीयर से वो वॉइड्स बना उनके सेंटर को ज्वाइन करने से जो आकृति बनती है उससे देते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ द वॉइड्स इज एज्यूम टू बी स्फेरिकल, बट द नेम इज गिवन बाय द स्फीयर्स विच आर क्रिएटिंग द वॉइड्स। तो नाम जो देंगे उन स्फीयर के की वजह से देंगे जो क्या कर रहे हैं, उस वॉइड्स को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे देंगे वो नाम भी? बाय ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स वी गेट नेम ऑफ द वॉइड्स। तो जिन स्फीयर से मिलके वो वॉइड्स बन रहा है, या कह सकते हैं जिन स्फीयरों के बीच में वो वॉइड्स बन रहा है, उन सारे स्फीयरों के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, और ज्वाइन करने से जो भी ज्योमेट्री बनेगी उस ज्योमेट्री का ही नाम क्या होगा? वॉइड्स का नाम होगा। देखिए, तो एक है ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, वो ट्रायंगुलर वॉइड्स या कह सकते हैं कैसा होता है? प्लेनर होता है। देखिए, ये 3 एटमों से मिलके बनेगा, 3 एटमों के बीच में एक स्पेस होगा, और यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो एक कैटायन रखा जाता है। कैटायन का साइज, ये रेडियस हो गई किसकी? वॉइड्स की, और ये रेडियस किसकी हो गई? एटम्स की। मतलब ये रेडियस एक तरीके से एनायन की हो गई, ये रेडियस एक तरीके से कैटायन की हो गई। तो ये रेडियस ऑफ क्या हो गई? वॉइड्स, या कह सकते हैं उस कैटायन की रेडियस हो गई जो इस वॉइड्स के अंदर रखा जा सकता है। अब इन 3 एटमों से मिलकर ये वॉइड्स बना है, तो इन तीनों एटमों के सेंटर को मीट करिए, और उससे की जो ज्योमेट्री बन रही है वो क्या बन रही है? ट्रायंगुलर। और ट्रायंगुलर हो रही तो इसका नाम, इस वॉइड्स का नाम क्या दे देंगे? ट्रायंगुलर नाम दे दिया। ठीक है, शेप वैसे उसकी स्फेरिकली है। देखिए, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगुलर की बात करें तो इस ट्रायंगुलर वॉइड्स की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कितने, पहली बात तो कितने एटमों से मिलकर बन रहा है? 3 से, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। इसमें एक वॉइड्स को 3 एटम ये क्या करेंगे? इस टाइप से टच करेंगे। इस वॉइड्स को, अगर इस वॉइड स्फीयर की बात करूं तो कितने एटम टच करें इसको? 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। इसमें अगर रेडियस देखें, इस आर की रेडियस, इस वॉइड्स की रेडियस एटम की रेडियस के कंपैरिजन करें तो क्या रिलेशन होता है? तो रेडियस रेशो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर तो किसकी है? वॉइड्स की, और कैपिटल आर किसकी है? एटम की रेडियस। ये कह लो ये कैटायन की रेडियस और ये एनायन की रेडियस। इनका जो रेशो है वो क्या होगा? अगर ट्रायंगुलर वॉइड्स है तो ट्रायंगुलर वॉइड्स की जो रेडियस है वो आर इजिकल टू होती है 0.155 आर। आर मतलब कैपिटल आर, मतलब एटम की रेडियस है, कह लो एनायन की रेडियस। मगर रेशो देखें इसका तो आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशो जो होगा वो 0.155 से बड़ा या उसके इक्वल होगा, मगर छोटा रहेगा 0.225 से। इसके कभी इक्वल नहीं होगा, इससे छोटा। क्लियर होगी बात? तो ये रेडियस रेशो हो गया कैटायन अपॉन एनायन का। ये एग्जैक्ट रेडियस की बात करें तो वो क्या, ये एग्जैक्ट और ये कहें बड़ी से बड़ी रेडियस क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम बड़ी रेडियस निकालेंगे तो इस छोटे वाले, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या करूंगा? तो ये एग्जैक्ट रेडियस होगी इसकी आर की। तो रेडियस ऑफ, अगर हम ट्रायंगुलर वॉइड्स की रेडियस करेंगे तो आर इजिकल टू हो गया 0.155 आर। या रेडियस रेशो अगर देखेंगे तो वो कितना हो गया? 0.155। एग्जैक्ट की बात तो ये है, मगर वैसे इसके इससे बड़ा या इसके इक्वल होगा, मगर छोटा होता है 0.225। ये इसकी रेंज होती है। अब देखिए सेकंड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनेगा? ये देखिए 3 एटम ये हैं, और इसके बीच में जो वॉइड्स बना उसके ऊपर और एक एटम रखा है, तो इन चारों एटमों के अंदर एक वॉइड्स बनेगा जिसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, 4 भुजाओं वाला। टेट्रा मतलब 4, हेड्रा मतलब भुजाएं। तो ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। कितने एटमों से मिलकर बन रहा है? 4 से। तो इस वॉइड्स को कितने एटम टच करेंगे? 3, तो ये और एक ये ऊपर। तो क्या होगा? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। और ये कैसा होता है? नॉन प्लेनर। वो तो ट्रायंगुलर क्या था? प्लेनर था। ये नॉन प्लेनर है, ये 3D में होगा। और इसमें जो रेडियस रेशो होगा वो आर अपॉन आर, वो कितना होगा? 0.225। अगर हम रेशो देखें इसका तो ये रेशो की रेंज, अगर इसकी रेंज देखें तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। रेंज देखें, रेडियस रेशो मतलब कैटायन अपॉन एनायन की रेडियस थी, तो वो 0.225 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, मगर छोटा रहता है 0.414 से। एग्जैक्ट अगर इसके इक्वल हो गया तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, फिर वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। चलिए, और ये किस में पाया जाता है? एफसीसी यूनिट सेल के अंदर भी पाया जाता है और एससीपी के अंदर भी। तो सीसीपी की, एफसीसी मतलब सीसीपी, तो सीसीपी के भी अंदर भी और एससीपी के अंदर, दोनों के अंदर ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है। बात करिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 एटमों से मिलकर बनता है। देखिए 4 एटम तो ये हैं, ये आपस में ओवरलैप, और इनके ऊपर 2 एटम और रखे होंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये क्या है? 6 एटमों से टच होता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। और ये जो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, और ये भी कैसा होगा? नॉन प्लेनर, मतलब 3D में आ जाएगा। और ये इसमें भी क्या होगा? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस में पाया जाता है? एफसीसी में और एससीपी में। तो एफसीसी और एससीपी में दोनों वॉइड्स पाए जाएंगे, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल भी पाया जाता है और ऑक्टाहेड्रल भी। टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। इसमें जो रेडियस रेशो एग्जैक्ट वो 0.225 था,
देखिए ट्रायंगुलर में तो कितना हो गया था 0.155, टेट्राहेड्रल में हो गया 0.225 और ऑक्टाहेड्रल में कितना हो गया 0.414। अगर रेंज देखें तो 0.414, ये गलत लिख दिया, 0.414 से बड़ा या इक्वल होगा और मगर छोटा रहेगा किससे 0.732 से। अगर एग्जैक्ट इसके इक्वल हो गया तो फिर उस केस में क्यूबिक हो जाता है। तो एक बोर्ड होता है क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड क्या होगा, ये एससीसी में पाया जाता है, सिंपल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। इसमें क्या होगा, ये कॉर्नर्स, आठों कॉर्नर्स एटम्स के बीच में जो ये सेंटर बनता है किसके अंदर, क्यूब के अंदर, ये ही क्या होता है क्यूबिक वॉइड्स। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6, मतलब ये जो अंदर एटम बन ये वॉइड्स बनेगा वो आठों एटमों को क्या करेगा टच। तो क्या कहलाएगा कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8 और इसकी जो रेडियस रेशो है वो एग्जैक्ट देखें तो 0.732, अगर रेंज देखें तो 0.732 के इक्वल या छोटी या बड़ी होगी किससे, 0.732 के इक्वल या उससे बड़ी होगी, मगर हमेशा छोटी रहेगी 1 से हमेशा क्या रहेगा, ये रेशो छोटा रहेगा। तो अगर ओवरऑल रेंज ऑफ वॉइड्स की अगर ओवरऑल रेंज देखें रेडियस रेशो तो वो 0.155 से स्टार्ट होके 1 के बीच में, इतना या इतने के इक्वल मगर छोटा रहेगा 1 से, 1 के इक्वल कभी नहीं होता। तो 4 टाइप के वॉइड्स हो गए, एक ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ट्रायंगुलर हो गया, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया और एक क्यूबिक। ट्रायंगुलर की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 3 और टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसमें ऑक्टाहेड्रल में कितना हो गया 6 और क्यूबिक में हो गया था 8। और रैंक की बात करें तो उसमें 0 पॉइंट ये रेस में 0.155 से आता है 0.225, फिर आता है 0.414, फिर आता है 0.732 और उसके बाद 1। तो ये रेंज होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लें। ये कह रहा है कंपाउंड ए बी सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। एक कंपाउंड है, कोई सॉलिड है ए बी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी शो कर रहा है 4। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन आयंस इज कितना 100 पिकोमीटर। इसका अंदर जो कैटायन है, देखिए कंपाउंड ने ए बी कह दिया, ए बी का मतलब एक प्लस भी होगा और एक माइनस में, मतलब एक कैटायन और एक एनायन। जो एनायन है वो तो क्या बनाएंगे फ्रेम, और जो कैटायन है वो कहाँ रखे गए होंगे वॉइड्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कंपाउंड है ए बी, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा रहा है 4 इफ द रेडियस ऑफ कैटायन, देखो ए पहला एलिमेंट कैटायन होगा, लास्ट वाला क्या होता है एनायन। तो कैटायन ए जो आयंस है उसकी रेडियस कितनी है 100 पिकोमीटर। देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ बी माइनस आयन, बी माइनस आयन। तो बी माइनस आयन की मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस बतानी है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया होगा टेट्राहेड्रल, बस यही बात पकड़ लेनी है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। ये जो कैटायन रखा होगा ये किसके अंदर रखा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट करती है। और वैसे उन्होंने दिया भी क्वेश्चन में कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर जरूरी नहीं है कि इस बात को दे वो, ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेंज क्या होता है, जो रेशो होता है कैटायन अनायन का वो 0.0, जो कैटायन आयन का रेशो है वो 0.255 से के इक्वल या उससे बड़ा, मगर छोटा होता है 0.414, इसके बीच में लाई करती है। अब वो कह रहा है हमें R माइनस चाहिए, कितना R माइनस चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात करें, देखिए मैं इसको इधर ले जाऊं, इस छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी बड़ी, और अगर मैं इसको R माइनस को इधर ले जाऊं और इस वाली वैल्यू से डिवाइड करूंगा, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी निकल के छोटी। तो R माइनस मैक्सिमम कब होगी, जब छोटी वैल्यू से इसे डिवाइड करो कैटायन को। तो छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम रेडियस आएगी एनायन की, और अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा, R माइनस को इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो क्या है, अगर 0.414 से डिवाइड करूंगा तो आएगी मिनिमम। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। तो आर रेडियस ऑफ एनायन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कैटायन की रेडियस उसने दे दी 100, तो 100 अपॉन कितना 0.255, इतने पिकोमीटर। अभी कह रहा है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी ये कह सकते हैं सीसीपी, इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या हाँ होती है। तो देखिए इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊं उससे अच्छा है कि मैं आपको अलग से थोड़ा सा एक डायग्राम बना दूं, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास होती तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह ढंग से समझाया जा सकता था। आप समझें कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, अगर कोई भी हम क्या ले रहे हैं क्यूब ले लें, तो इस क्यूब के अंदर एफसीसी मतलब ये क्या है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे तो वो उसको मैं बता रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो क्या होगा इस एफसीसी के बिल्कुल सेंटर में, एक तो क्या होता है बॉडी सेंटर, और बाकी क्या होंगे हर एक क्या होंगे हर एक एज के सेंटर पे, हर एक एज के सेंटर पे ये वॉइड्स होगा।
और इसको O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ये बोइड्स होगा और O मीन्स ऑक्टाहेड्रल। तो हर एक एज के सेंटर पे कितनी एज होती हैं ऐसी 12, तो हर एक 12 के 12 एज पे देखिए चार ऊपर वाली हो गई, चार ये मैच करने वाली हो गई, अब चार ये होंगी, इस पे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, इस पे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, इस पे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स और एक इस ये वाली एज होगी इस पे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स है वो बॉडी सेंटर्ड एंड ईच ईच किस पे, ईच हो गया एज सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1 होगा, ठीक है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स की बात करूं, ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स की, तो बॉडी सेंटर्ड पे तो कितना होगा 1, और 1 का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा। और एच पे कितने होंगे, हर एक एच सेंटर पे होगा, तो एच सेंटर कितने होते हैं 12, और कॉन्ट्रीब्यूशन एच का कितना होता है 1/4। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना आ गया 1 यहाँ पे और 3 यहाँ से, तो कितने हो गए 4 होंगे। अगर मैं बात करूँ एफसीसी के लिए, तो एफसीसी के लिए रैंक भी कितनी होती है 4। तो एफसीसी कितने एटमों से मिलकर बनी होती है, 4 एटमों से। कहाँ होते हैं वो एटम, कॉर्नर्स पे रखे होते हैं वो एटम, और हर एक फेस सेंटर्ड पर रखा होता है वो एटम। तो इसमें जितने एटम हैं उतने ही क्या हो रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, किसमें, एफसीसी या सीसीपी में। अब बात करें टेट्राहेड्रल बोर्ड्स की, तो टेट्राहेड्रल बोर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं वो भी समझ लीजिए। टेट्राहेड्रल बोर्ड्स क्या होंगे, हर एक बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे 2 क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल बोर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करें ये हमारे पास ये बॉडी डायगोनल है, तो कितने ऐसे बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऊपर वाले 4 कोनों का अपोजिट वाले 4 कोनों से। तो इस एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बोर्ड्स होंगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ, इससे थोड़ा सा दूरी पे और एक उससे थोड़ा दूरी पे। तो एक बोर्ड्स पे कितने टेट्राहेड्रल बोर्ड्स होंगे, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बोर्ड्स होते हैं। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने हो जाएंगे, 4 पे कितने हो जाएंगे, 8 क्या हो जाएंगे टेट्राहेड्रल बोर्ड्स। और आठों की आठों कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 1, क्योंकि ये तो क्यूब के अंदर है ना, और क्यूब के अंदर है तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 100% क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये कितने हो जाएंगे 8। तो एक एफसीसी कितने एटमों से मिलकर बनी है, 4 एटमों से। तो जितने एटम है उतने ही क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स, मगर टेट्राहेड्रल बोर्ड्स क्या होते हैं उसके डबल होते हैं। तो पोजीशन तो मैंने आपको बता दी, ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स कहाँ पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड पे और ईच एज सेंटर्ड पे। और अगर टेट्राहेड्रल बोर्ड्स देखें तो 2 टेट्राहेड्रल बोर्ड्स पाए जाते हैं ऑन 1, या कह सकते हैं बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बोर्ड्स पाए जाते हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल बोर्ड्स किस किस से मिलकर बनेगा, एक तो ये कॉर्नर एटम होगा, एक क्या होगा ये कॉर्नर एटम, और ये 3 फेस एटम होंगे। कौन सी, देखिए एक ये वाली फेस, एक ये वाली फेस और एक ये, एक कोने से कितनी फेस जुड़ी होती हैं 3। देखिए एक तो ये 2 तो दीवारें होंगी और एक छत। तो इसका सेंट्रल एटम, इसका सेंट्रल एटम और उसका सेंट्रल एटम, ये चारों एटम मिलकर क्या बना देंगे टेट्राहेड्रल बोर्ड्स, और 4 एटम ही तो मिलकर टेट्राहेड्रल बोर्ड्स बनाते हैं। तो ध्यान रखिए टेट्राहेड्रल बोर्ड्स किन से मिलकर बने होते हैं, 1 कॉर्नर एटम एंड 3 फेस सेंटर्ड, 3 फेस सेंटर्ड एटम और एक कॉर्नर एटम। इन 4 एटमों से मिलकर क्या बनता है टेट्राहेड्रल बोर्ड्स। तो इसलिए 8 कोने हैं, हर एक 8 कोने के हर एक कोने पे क्या बन जाएगा, एक एक टेट्राहेड्रल बोर्ड्स। किससे मिलकर, जैसे ये है, ये अगर मैं बात करूं तो ये कॉर्नर एटम और एक ये वाली फेस होगी, एक ये वाली फेस होगी और एक ये खुद होगी। इन ये 3 एटम ये और एक ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक यहाँ टेट्राहेड्रल बोर्ड्स। अगर बात करें बॉडीज, ये ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स कैसे बन रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है एच पे। एच पे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए इस एच पे क्या होगा, अगर इस एच की बात करूं, ये देखिए ये एज है, तो इस एच के एक इधर फेस और एक इधर फेस। अगर मान लीजिए ये हमारे पास, ये समझिए मैं थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल वाला, जैसे मेरे पास ये 2 एज हैं, तो इसका इसका फेस सेंटर्ड, इसका फेस सेंटर्ड, और एक क्या होंगी ये ऐसे ऊपर होंगी, एक फेस ऊपर होगी एक नीचे, उनका दोनों का फेस सेंटर एटम। तो 2 फेस सेंटर ये, 2 ऊपर नीचे वाली के 4 और 2 ये कॉर्नर्स वाले एटम। तो ये 6 एटम मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, किस पे, एज पे। और यहाँ जो बनता है, ये जो सेंटर में बनेगा वो हर 8 के 8, ये वो क्या करते हैं, वो ये 6 की 6 जो फेस हैं, 6 जो फेस होती हैं, कौन कौन सी, 4 तो दीवारें, एक छत, एक ग्राउंड, उनके बीच उनके 6 के 6 फेस सेंटर एटम से मिलकर क्या बनता है, एक बॉडी सेंटर पे क्या बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स। तो बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स बनता है वो तो 6 के 6 फेस सेंटर एटम से मिलकर बनता है, और एक एज पे जो ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स बनता है वो 4 फेस से और 2 कॉर्नर्स वाले एटमों से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए खैर। तो अगर हम लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल बोर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, तो वो मैंने आपको बता दिया कि एफसीसी में कहाँ कहाँ होंगे। अब बात करें तो जेड, अगर हम देखें एफसीसी में, तो जेड मतलब यूनिट सेल, मतलब एक एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं 4,
और तो जितने एटम होंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स भी जनरेट, देखो कितने हो गए थे 4, क्योंकि एक तो हो गया बॉडी सेंटर्ड पे और 12 का हो गए एज सेंटर्ड पे। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो 1 होगा, मगर एज वाले का कंट्रीब्यूशन होगा कितना 1/4। तो एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से, कितना आ गया 4। तो जितने एटम थे उतने ही क्या आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स अगर निकालें तो वो क्या थे 8 थे, क्योंकि एक हर एक कोने के इनसाइड 1/4 लेंथ पे क्या बनेगा एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। ये ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉडी डायगोनल पे कितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स आते हैं 2, और 4 हमारे पास बॉडी डायगोनल है तो कितने हो जाएंगे 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो अगर ये एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स भी कितने हो गए 4, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने आ गए 8, तो डबल हो गए। तो जितने एटम होते हैं उतने ही क्या बनते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, मगर उससे डबल क्या बनते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अगर किसी भी क्रिस्टल में कितने एटम है n, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स भी कितने बनेंगे n, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने बनेंगे 2n। और ये भी ध्यान रखिए ये जो एटम क्रिस्टल बनता है किससे बनता है एनायन से। अगर एनायन की संख्या n है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे n, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 2n। इन एफसीसी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कहाँ कहाँ बनता है, एक तो बॉडी सेंटर्ड पे और एवरी एज सेंटर्ड पे। एक यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएंगे। और अगर बात करें किसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में क्या करते हैं, ये जो एफसीसी है इसको अगर हम क्या करें 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दें तो हर एक क्यूब के सेंटर पे अगर इस पूरे एफसीसी को छोटे छोटे 8 क्यूब में फिर से डिवाइड कर दें तो हर एक क्यूब के सेंटर पे क्या आता है एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, या कह लो हर एक कॉर्नर्स के जस्ट थोड़ा सा अंदर क्या आता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, या कह सकते हैं एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आएंगे 2। चलिए नोट पॉइंट, तो ये बात आपको इन एनी क्लोज पैकिंग, चाहे वो कोई भी क्लोज पैकिंग हो, चाहे वो सीसीपी हो, चाहे वो एससीपी हो, किसी भी टाइप की पैकिंग हो, इससे मतलब नहीं है इस उस क्या होगा एक ही रिलेशन रहेगा। किसी भी टाइप की पैकिंग हो, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो सीसीपी हो, चाहे वो एससीपी हो, तो इन एनी क्लोज पैकिंग देयर आर एन एटम्स, अगर जो क्रिस्टल बना हुआ है अगर वो एन एटमों से मिलकर बना हुआ है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे उसके एटम के जस्ट डबल, और जितने एटम होंगे उतने ही क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। अगर कोई भी क्लोज पैकिंग क्या है एन एटमों से मिलकर बनी है तो उसके अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स जनरेट होंगे n, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने जनरेट होंगे 2n। अगर टोटल बॉन्ड्स पूछ लें तो वो क्या होंगे 3n। क्लियर होगी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए in a closed structure arrangement a atoms are arranged in ccp। a ने तो क्या बना दिया जी ccp बना दिया, ccp या fcc एक ही बात होती है। b at arrange in the 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, b कहाँ रखे गए टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर रखे गए, और कितने परसेंट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करा इन्होंने 50% को। एंड सी इन द 25% ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, सी कहाँ रखा गया ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, और कितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में 25% में। देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताना है। देखिए अगर मैं मान लूँ ए एटम, ये सीसीपी बना रहा हो एफसीसी बना रहा हो कुछ भी बना रहा हो, अगर मान लीजिए ए एटम अगर किसी भी क्रिस्टल में किसी भी क्यूबिक क्लोज क्रिस्टल में ए एटम मतलब वो जो फ्रेम बनाता है जो सीसीपी या एफसीसी बनाएगा, अगर ए एटम कितने हैं n, तो जितने एटम होंगे उसके दुगने क्या होंगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 2n, और बी कहाँ रखा गया टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में रखा गया, और जितने एटम होंगे उतने ही क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो अगर एटम मैंने मान लिए n तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 2n, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे 2n, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे n। अब देखिए बी कहाँ रखा गया टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं कितने 2n, मगर बी ने क्या करा 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करा, 50% मतलब जितने हैं उनका हाफ। अब सी कहाँ रखा गया ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने बने थे n जितने एटम थे, मगर सी ने क्या करा 25% ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करा है, 25% मतलब 1/4, तो जितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं उनके 1/4 को ऑक्यूपाई कर लिया। तो बस सोल्व करिए, तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये तो n था ही, यहाँ 2 से 2 कट हो गया, कितना आ गया n, और ये हो गया 4। तो देखिए ये तो कितना हो गया, ए तो अगर हो गया ये तो अगर 1 है तो ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 1/4। तो ये सिचुएशन बनी, अगर ए 1 तो वी क्या है 1, और सी कितना होगा 1/4, ये रेशो हो गया 1:1:1/4 का। इसे सिंपलेस्ट कर लो, सिंपलेस्ट करोगे तो 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो A4 B4 और C क्या रह जाएगा 1। आगे बात समझ में, चलिए ये ऐसे कर सकते हैं। देखिए ए एटम ने क्या रखा है CCP बनाया है, और CCP मान लीजिए कितने एटम है 4 एटम है ऐसे मान लो,
CCP मतलब FCC, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे 4, तो A तो कितने हो गए 4। अब जब A 4 है तो क्या होगा, B कहाँ रखे गए हैं, B रखे गए हैं टेट्राहेड्रल बॉयड्स में, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे जी, टेट्राहेड्रल बॉयड्स होंगे इसके दुगने, वो कितने होंगे 8। मगर इन टेट्राबोर्ड्स को कितना 50, बी ने कितने 50%, कितने टेट्राबोर्ड्स को ऑक्यूपाई करा 50%, तो 50% का मतलब बाई 2, तो वो कितने आ गए 4। आगे बात समझ में, यहाँ देखिए अब इसकी बात करें, सी कहाँ रखा गया ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे, जितने एटम थे उतने क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, मगर बी ने क्या करा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को 1/25% ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करा, 25% का मतलब बाई 4, तो करीब, तो इस बाई 4 करेंगे तो ये कितना आ गया 1, तो देखो सीधा सीधा रेस आ गया, तो ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 4 और सी कितना हो गया 1, और 4:1, तो ये सी यही सिंपलेस्ट रेसो है, इससे और छोटा रेसो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्लोज स्ट्रक्चर ए आर अरेंज इन द सीसीपी, ए ने तो क्या बनाया सीसीपी, बी इन एवरी टेट्राहेड्रल बॉयड्स, बी कहाँ रखे गए हर एक टेट्राहेड्रल बॉयड्स पे, एंड सी इज एवरी ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, और सी कहाँ रखे गए हर एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स पे। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इफ ऑल द एटम आर रिमूव अलोंग एनी वन बॉडी डायगोनल, तो क्या है, ए ने तो क्या बनाया सीसीपी, सीसीपी मतलब एफसीसी, और क्या हो गया ए कहाँ रखे गए सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे, जितने भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बने उन पे सब पे बी रख दिया गया, और सी कहाँ रखा गया जितने भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड थे उन पे सब पे सी रख दिया गया, मगर उसके बाद क्या करा गया, एक बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम आए गए वो सब रिमूव कर दिए गए। तो देखिए अगर मैं बात करूं बॉडी डायगोनल, यही तो होगा, बॉडी डायगोनल पे कौन आएगा, अगर मैं बात करूं बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं, दो, तो दो तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आ जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आई, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ये बॉडी डायगोनल आएगा, तो इस बॉडी डायगोनल पे दो तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आ गए, तो दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स दो कम हो जाएंगे, और दो ही क्या हो जाएंगे, ये एटम हो जाएंगे किसके एफसीसी के, तो एफसीसी में दो एटम कॉर्नर्स एटम गायब हो गए, और एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होता है कहाँ सेंटर पे, और सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, तो एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स भी खत्म हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कम, और दो क्या हो जाएंगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कम, और ये एटम क्या हो गए, ये किसके एटम है, ये कॉर्नर्स के एटम है, कॉर्नर्स का एटम मतलब ये कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, इनका तो देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 100% अंदर होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 1 का 1 ही रहेगा, तो दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। ये जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है ये सेंटर पे, तो ये भी 100% क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो दो तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कम हो जाएंगे और एक ऑक्टाहेड्रल, और कॉर्नर्स एटम कितने कम हो जाएंगे, दो एटम कम होंगे, मगर इन दो एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो जरा देखिए अगर मैं बात करूं ए ने तो क्या बनाया, ए ने तो बनाया है सीसीपी, सीसीपी मतलब एफसीसी, तो एफसीसी में जो एटम है कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर्ड पे होंगे, कॉर्नर्स के एटम मिला के होते हैं 1, और कॉर्नर्स के एटम मिला के होते हैं 1, और फेस सेंटर्ड के एटम मिला के कितने होते हैं 3। तो अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर्स के एटम 8 हैं और फेस सेंटर्ड वाले कितने होते हैं 6, मगर फेस वालों का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो कुल मिला के वो 3 हो जाते हैं, और फेस वाला तो कोई एटम रिमूव हो नहीं रहा, तो फेस वाले तो 3 के 3 रहेंगे, मतलब 6 फेस सेंटर एटम होंगे, मगर हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल मिला के फेस एटम कितने होंगे, फेस सेंटर एटम पे ए एटम मिला के कितने हो गए होंगे 3 हो गए होंगे, क्योंकि 6 थे, 6 फेस सेंटर थी और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो इसलिए ए जो है 3 तो कहां से आ गए फेस सेंटर से, मगर जो कॉर्नर्स पे थे ए एटम वो कितने थे 8, मगर 8 में से दो एटम क्या हो गए रिमूव हो गए, तो कितने बचे 6, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर्स का 1/8। ठीक, ये तो हो गया ए की कहानी। बी की कहानी क्या है, बी कहाँ रखे गए सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। अब टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, जितने एटम होते हैं किसमें एफसीसी में, एफसीसी तो थी, एफसीसी में टोटल एटम होते हैं 4, रैंक होती है 4, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने बने होंगे 8, 8 में से कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स गायब हो गए, 8 में से कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स गायब हो गए 2, तो कितने बचे होंगे 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अब बात करें सी कहाँ रखा गया ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बने कितने होंगे क्रिस्टल के अंदर, जितने एटम थे, सीसीपी में कितने एटम होते हैं एफसीसी में, एफसीसीपी मतलब एफसीसी, और एफसीसी में कितने एटम होते हैं 4, और जितने एटम होंगे उतने ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनेंगे, वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने बने होंगे 4, मगर एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स खत्म हो गया क्योंकि वो डायगोनल पाया होगा, तो 4 में से कितने रह गए होंगे, एक माइनस हो गया, तो कितने रह गए होंगे 3, तो बस सोल्व करिए इसको, यहां से सोल्व करा तो 3/4, तो ये हो गया 3 + 3/4, तो इसे सोल्व करूंगा तो आएगा 15/4, बी कितने रह गए 6 और सी कितने हो गए 3, बस इसको हम और सिंपल कर लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो 4 से ये पहले तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। अब इसे क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रह जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कह रहा है इन ए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ए आर अरेंज इन द एससीपी। ए तो क्या बनाया, ए ने तो बना दिया एससीपी। बी इन 20% टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स, बी कहाँ रखे गए, बी क्या करते हैं 20% टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड सी इन द 75% ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स, और सी ने क्या कर लिया 75% ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स को ऑक्यूपाई कर लिया। देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए एससीपी, ऐसे समझ लो, देखिए ए तो क्या करेगा, ए तो क्या कर रहा है, ए ने तो रखा एससीपी। एससीपी में मान लो कितने एटम होंगे, इसकी रैंक होती है एससीपी के लिए मान लो 6, ऐसा मान लेते हैं कि इसमें कितने एटम हैं 6। तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स कितने बने होंगे, टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स बने होंगे 12 बने होंगे कि नहीं, टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स बने होंगे 12। और ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स कितने बने होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स बने होंगे 6 जितने एटम होंगे। ठीक, चलिए अब बी ने क्या करा है टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स को ऑक्यूपाई करा, मगर कितने 25%, 25% का मतलब 1/4। और सी ने क्या करा है ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स को ऑक्यूपाई करा, मगर कितने ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स 75%, 75% का मतलब है 3/4। बस सोल्व कर लो अब तो इन्हें, देखिए सिंपलेस्ट रेशो निकल जाएगा। तो यहाँ से तो आ गया 6, इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3, और इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, अगर हम बात यहाँ से कट करें तो देखिए ये 6 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये 6 ये 3 और ये कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो देखिए ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया होगा, बी कितना हो गया होगा जी यहाँ से 3। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना हो गया होगा, यहाँ से कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट करिए तो ये 3/4, ये हो जाएगा 3 3 9, तो 9 अपॉन कितना हो गया 2। अब 2 से इस 3 से अभी और कट हो जाएगा, ये 3 से और कट हो जाएगा, पूरा रेशो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये कितना बचेगा, अगर हम यहाँ देखें तो ये बचेगा A2 B1 और C क्या बचेगा बेटा, वो बचेगा 3/2। जब 3 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड। अब इस 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा B2 और ये रह जाएगा C3। क्लियर होगी बात। तो जैसे आप चाहो वैसे, चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये A कितने हैं N, नहीं मानते हम 6, तो एटम मान लीजिए जिसने क्या बनाया SCP, जिस एटमों ने फ्रेम बनाया वो मान लो कितने N, तो जितने एटम होंगे उसके डबल क्या बनेंगे टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स, और उतने ही क्या बनेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स। टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स को किसने भरा है बी ने, और बी ने कितना भरा है 25%, 25% का मतलब 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर दिया। सी ने क्या भरा है ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स, और ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स को कितने परसेंट भरा है 75%, 75% का मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सोल्व करिए, यहाँ से n से n कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो A 4, B कितना बचेगा, B कितना बचेगा 2 और C कितना बचेगा 3। क्लियर होगी बात, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा मानो। देखिए इन सॉलिड AB2O4, ये एक सॉलिड है जिसका हमें क्या दे रखा है, उसने सिंपलेस्ट फॉर्मूला दे रखा है AB2O4। इसने कहा O- आयन आर इन CCP, जो एनायन है वो तो, कौन सा एनायन है O-, वो तो क्या बना रहा है CCP अरेंज कर रहा है, CCP क्रिस्टल बना रहा है। एंड कैटायन A+, जो कैटायन A है आर इन द ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स, जो कैटायन A है वो गया ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स में। एंड कैटायन B, ये जो B कैटायन है आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स। फाइंड परसेंटेज एब्रेंस, ये क्या है, तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एक्विवेलेंसी ऑफ द बोथ ऑफ वॉइड्स, मतलब बोथ वॉइड्स ने कितने कितने परसेंट क्या कर लिया है, स्पेस को एक्यूपाई कर लिया है, वो हमें बताना है, उनका रेशो, मतलब कितने टेट्राहेड्रल कितने ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स का रेशो है, कितने टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स एक्यूपाई हो गए और कितने ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स क्या हो गए भर गए हैं, कितने परसेंट टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स भर गए और कितने परसेंट ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स भर गए, ये हमें बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ये मेरे पास AB2O4 है, अगर मैं इसे ही एक यूनिट मान लूँ, इसे एक यूनिट मान लूँ, तो इसमें A कितने होंगे 1 और B कितने होंगे 2 और O कितने होंगे 4, तो O- कितने होंगे 4। क्लियर।
इन पे कैटायन है, कितना ही चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम बैलेंस करें कि ना करें वो बात की बात है। फिलहाल अगर मैं देखूं टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, इस पर टोटल चार्ज हो गया -8, तो इस पर भी क्या होना चाहिए प्लस का 8, और प्लस के 8 के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से अगर मैं क्या लूँ +3 ले लूँ, तो +3 ले लूँ तो +3 × 2 कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा +2। इस टाइप का अरेंजमेंट हो रहा होगा। चलिए अब अगर ये कितने होंगे एटम, अगर कितने हैं एटम, कितने हैं एटम, कितने हैं जी, जो क्रिस्टल बना रहे हैं वो एटम कितने हैं 4 है। अगर ये एटम 4 है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स कितने बन जाएंगे 4, और टेट्राहेड्रल बोर्ड्स कितने बन जाएंगे, टेट्राहेड्रल बोर्ड्स बन जाएंगे 8। क्लियर। चलिए अब उसने क्या कहा है कि जो कैटायन ए है, कैटायन ए आर ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स, ये कह रहा है एंड कैटायन ए क्या करते हैं ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स को भरते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स हैं कितने 4, और मेरे पास कैटायन है कितना 1। एक कैटायन एक ही तो ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स को भर सकता है, एक ही तो ऑक्टाहेड्रल बोर्ड्स को भर सकता है, तो एक था और ये थे कितने 4, तो इनमें से ए ने तो